दोस्तों, आज आप सुनेंगे जैक रीचर सीरीज के नॉवल वन शॉट का तीसरा भाग। इसके 2 भाग आप पहले ही सुन चुके हैं। अगर आपने ये भाग नहीं सुने हैं तो इन्हें सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी ली चाइल्ड के जैक रीचर सीरीज के नॉवल वन शॉट के तीसरे भाग की। अध्याय 7। जिस कमरे में जेम्स बार को रखा गया था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। वहाँ एक बड़ी सी खिड़की थी जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के वेनिशियन ब्लाइंड्स लगे हुए थे। चारों तरफ तरह तरह के मेडिकल उपकरण फैले पड़े थे। कमरे के बीचों बीच जेम्स बार बेड पर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसका सिर ब्रेस के बीच में रखा था। सिर के बाल साफ कर दिए गए थे और खोपड़ी में ऑपरेशन के लिए जहाँ जहाँ छेद किए गए थे वहाँ पट्टियाँ बंधी हुई थीं। उसके सीने और दोनों बगलों में भी पट्टियाँ थीं। चादर कमर के नीचे पड़ी थी। हाथ सीधे फैले थे और उसकी कलाइयाँ हथकड़ियों के सहारे बेड की पाटियों से जकड़ी हुई थीं। बाएं हाथ में आईवी नीडल्स टेप की सहायता से लगी हुई थीं। दाएं हाथ की बीच की उंगली में एक खूंटीनुमा पैग था जो एक ग्रे कलर के वायर से एक बॉक्स से जुड़ा हुआ था। छाती पर लिपटी पट्टियों के नीचे से लाल रंग के वायर्स निकले हुए थे जो एक स्क्रीन वाली मशीन से जुड़े थे। स्क्रीन पर चल रहे पैटर्न को देखकर रीचर को सेल फोन कंपनी से मिली रिकॉर्डिंग के साथ लगा ग्राफ याद आ गया। मशीन से बीप की आवाज़ आ रही थी। हल्की सी आहट होने पर बार ने पूछा, कौन? ब्रेस में होने की वजह से वो अपने सिर को घुमाकर दूर तक नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आंखें घूम रही थीं, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे। रीचर उसके करीब आकर बेड पर थोड़ा झुका, लेकिन बोला कुछ नहीं। तुम? उसे देखकर जेम्स बार ने कहा। हाँ, मैं, रीचर ने कहा। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जेम्स बार का हाथ हल्के से कांपा। हथकड़ी के पाटी से रगड़ खाने की एक टनटनाहट की आवाज़ आई। मुझे लगता है मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है बार, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। एकदम ब्लैंक है सब कुछ। तुम ये बात जानते हो बार कि अगर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो मैं क्या कर सकता हूँ? जानता हूँ। तो अपनी जानकारी को 3 गुना करके सोचना। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। मुझे वाकई कुछ भी याद नहीं है। उसकी आवाज़ शांति, बेबसी और भ्रम में डूबी थी। ना बचाव की कोशिश, ना ही कोई शिकवा और ना ही कोई खेद। बस सिर्फ सच जताने की कोशिश। अच्छा ठीक है, मुझे बॉल गेम के बारे में बताओ, रीचर ने कहा। वो रेडियो पर था। मुझे टीवी की बजाय रेडियो पर ही सुनना ज़्यादा पसंद है। ये गेम कब्स और कार्डिनल्स का था। बहुत ही करीबी मुकाबला। कार्डिनल्स जीते थे उसमें। बॉटम 9th, वॉक ऑफ। क्या होम रन था? नहीं, एक एरर। वॉक, स्टील, फिर दूसरे को ग्राउंड आउट, तीसरे पर रनर, 1 आउट। सॉफ्ट ग्राउंडर को शॉर्ट, रनर को रोका, पहले को थ्रो, लेकिन थ्रो डग आउट में गया और रन एरर पर बना था। इनिंग में एक भी हिट लगाए बिना जीत। तुम्हें ये सब तो बहुत अच्छे से याद है, तो फिर बाकी कुछ क्यों नहीं है? मैं हमेशा से कार्डिनल्स का फ़ैन था और आगे भी रहूँगा। अच्छा, ये गेम था कब? मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आज कौन सा दिन है। यकीन नहीं होता कि मैंने ऐसा कुछ किया है जैसा वो बता रहे हैं। बिल्कुल यकीन नहीं होता मुझे। तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन इस बात के ढेरों सबूत हैं और सारे के सारे असली हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। कितने लोगों को मारा मैंने? 5। बार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मुंह खुल गया। ब्रेस में होने की वजह से वो सिर को पीछे की तरफ लटकाकर रो रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, मैंने ऐसा क्यों किया? पहली बार क्यों किया था? तब मेरा माथा फिर गया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगता था कि मैं बदल चुका हूँ। मुझे पक्का यकीन था। उस घटना के बाद मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया था। मैंने सच्ची कोशिश की थी। 14 साल तक मैं पूरी तरह से बदला रहा था। बस मुझे एक ही तसल्ली थी कि वो चारों बुरे लोग साबित हुए थे। बस उसी को लेकर गुनाह से बचता रहा था और शर्मिंदगी से भी। इतनी सारी गन्स क्यों रखी हुई थी तुमने? बस मैं उन्हें छोड़ नहीं पाया। वो यादगार थीं और मुझे सीधे रास्ते पर चलने को प्रेरित करती थी। कभी इस्तेमाल किया तुमने उनका? बस कभी कभार, शूटिंग रेंज पर। कौन सी शूटिंग रेंज पर?
पुलिस की खोजबीन में तो कुछ पता नहीं चला। यहाँ नहीं रीचर, मैं केंटकी जाता था। वहाँ एक रेंज है, वो सस्ता भी है। अच्छा ये बताओ, डाउनटाउन में प्लाज़ा को जानते हो? हाँ, क्यों नहीं जानूँगा, वहीं तो रहता हूँ मैं। तो ये बताओ कि ये काम तुमने किया कैसे था? मुझे तो याद ही नहीं कि कैसे किया था। अच्छा चलो ये बताओ कि अगर करना हो तो कैसे करोगे? ऐसे ही सोचकर बताओ। अगर तुम्हें डीएमवी बिल्डिंग से बाहर आते पैदल यात्रियों को मारना हो तो कैसे मारोगे? बार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मुझे ये काम करना होता तो मैंने शाम होने का इंतज़ार किया होता, 5 बजे या उसके बाद तक। उस वक्त खूब भीड़ होती है वहाँ पर। मैं लाइब्रेरी के पीछे हाईवे पर रुका होता, सूरज पश्चिम में मेरे पीछे होता और टेलीस्कोप के सिरे पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। फिर मैंने गाड़ी की पैसेंजर सीट की खिड़की खोली होती और सभी को एक सीध में लेकर मैगज़ीन खाली कर दी होती। फिर गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता। पकड़े जाने की सिर्फ एक ही सूरत होती ऐसे में, और वो ये कि ट्रैफिक पुलिस का कोई बंदा मुझे स्पीडिंग के चक्कर में रोकता और मेरी राइफ़ल देख लेता। लेकिन मैं ऐसा होने क्यों देता भला? मैं राइफ़ल को छुपा देता और गाड़ी नॉर्मल स्पीड से चलाता। गाड़ी तेज़ चलाकर किसी का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींचता भला? रीचर ने उससे सवाल किया, क्या तुम्हारे पास ट्रैफिक कोन है? बार ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, शायद एक था तो सही, लेकिन मेरा ही था ये नहीं कह सकता। मैंने अपने ड्राइववे की मरम्मत करवाई थी और उसके ऊपर नया तारकोल लगवाया था, तो उन्होंने वहाँ एक रखा था ताकि लोग उधर ना चले आएं। 3 दिन वो वहाँ ही रखा रहा था। बाद में वो लोग उसे लेने वापस भी नहीं आए थे। तो तुमने उसका क्या किया था? गैराज में डाल दिया था। क्या वो अभी भी वहाँ है? हाँ, वहीं होगा, और कहाँ जाएगा। ये ड्राइववे की मरम्मत कब हुई थी? कई महीने हो गए उस बात को, बसंत की शुरुआत के दिन थे वो। उसकी कोई रसीद वगैरह है तुम्हारे पास? वो इधर उधर भटकने वाले जिप्सी लोगों का गैंग था। मुझे लगता है उन्होंने शहर से ही डामर उठाया था, शायद फर्स्ट स्ट्रीट से, क्योंकि वहाँ भी मरम्मत का काम चल रहा था। मैंने उनको कैश पैसा दिया था। अच्छा, कोई दोस्त वगैरह हैं तुम्हारे? ज़्यादा नहीं हैं, 1-2 बस ऐसे ही हैं। कोई नया आदमी तुम्हारा दोस्त बना है हाल फिलहाल में? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। अच्छा, बॉल गेम के बारे में कुछ और बताओ। उस वक्त तुम कहाँ थे, कार में या फिर घर पर? मैं घर पर था, खाना खा रहा था। किचन में खड़ा होकर मैं चिकन खा रहा था। मेरे पास बोस का रेडियो है, वो किचन में ही रखा था। उस समय तुम कैसा महसूस कर रहे थे? मेरा मतलब, खुश थे, दुखी थे या नॉर्मल थे? बार याद करने की कोशिश करने लगा, फिर बोला, उस डॉक्टर लेडी ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। उस समय मैंने उससे कह दिया था कि मैं नॉर्मल था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुश था उस टाइम। शायद कहीं कोई खुशी की बात थी। अच्छा ठीक है, अपनी बहन के बारे में बताओ। उसकी हिफाजत करने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपना गुनाह भी कबूल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसे यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। मैं जितना कुछ कर सकता हूँ उसके लिए ज़रूर करूँगा। वो रेडियो मुझे उसी ने गिफ्ट दिया था बेसबॉल सुनने के लिए। रीचर कुछ नहीं बोला। बार ने उससे पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें दफनाने। हाँ, मैं इसी लायक हूँ। लेकिन तुमने हाईवे से फायर नहीं किए थे बार, तुम नए वाले पार्किंग गैराज में थे, फर्स्ट स्ट्रीट के नॉर्थ वाले सिरे पर। ये तो बकवास बात है, मैं भला वहाँ से गोलियाँ क्यों चलाता? और तुमने अपने पहले वाले वकील से मुझे बुलाने के लिए भी कहा था शनिवार को। मैं ऐसा क्यों करने लगा? मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने से भी बचता। तुम कुवैत सिटी वाले हादसे के बारे में जानते थे, मैं उस घटना को दोबारा याद क्यों करना चाहता भला? अच्छा, कार्डिनल्स का अगला गेम कौन सा था? मुझे नहीं पता। याद करने की कोशिश करो बार, मुझे परिस्थितियों को थोड़ा और गहराई से समझना है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस जीत का वो रन याद है। अनाउंसर्स पागलों की तरह चीख रहे थे। वो कह रहे थे कि कब्स हमेशा हारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। और उस गेम से पहले, उससे पहले दिन भर की घटनाएं कुछ याद हैं तुम्हें? बिल्कुल याद नहीं।
कार्डिनल्स के पिछले गेम में क्या हुआ था? वो भी याद नहीं। कहीं बाहर जाने के बारे में कुछ याद आता है हाल ही में? मैं शायद कुछ लोगों के साथ कहीं जा रहा था, लेकिन पक्का नहीं पता, और ना ही ये याद आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा था। रीचर कुछ देर उसे गहरी नज़रों से देखता रहा, फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्या तुम जाने से पहले मेरा एक काम कर दोगे रीचर? क्या काम? मेरे हाथ से इन आईवी नीडल्स को खींच कर निकाल दो, जिससे मुझे इन्फेक्शन हो जाए और मैं मर जाऊं। अभी उसका समय नहीं आया है, रीचर ने कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। फिर वो पैदल ही शहर की तरफ चल दिया। भाग 2। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 ब्लॉक के फासले पर चलता हुआ वो सबसे पहले लाइब्रेरी गया। उसने पिछले हफ्ते के अखबारों से शुरुआत की। ये वही इंडियानापोलिस पेपर था जिसे रीचर ने बस में देखा था। उसने रविवार, शनिवार और शुक्रवार को छोड़कर गुरुवार से देखना शुरू किया, पीछे की तरफ। बुधवार, मंगलवार, और उसे दूसरे ही अखबार में उसके काम की खबर मिल गई। शिकागो कब्स ने मंगलवार को सेंट लुई में 3 मैचों की सीरीज खेली थी। बार ने जिस मैच का हाल बताया था वो सीरीज का पहला मैच था। टाई गेम इन द बॉटम ऑफ द 9th, वॉक, स्टील, 1 ग्राउंड आउट और 1 एरर, यानी वॉक ऑफ जीत। इनिंग में बगैर कोई हिट लगे। मंगलवार की रात 10 बजे के करीब। तो इसका मतलब था कि जेम्स बार ने अनाउंसर्स की चीखती चिल्लाती आवाज़ें गोलीबारी करने से ठीक 67 घंटे पहले सुनी थीं। वहां से निकलकर रीचर पुलिस स्टेशन पहुंचा। डिफेंस काउंसिल के अधिकार का इस्तेमाल करके उसने सबूतों को दोबारा देखने की इच्छा जताई। बेलेंटोनियो ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बदला था, लेकिन रीचर ने नोटिस किया कि कुछ नई चीज़ें अब वहाँ और जुड़ गई थीं। ये नए कागज़ की शीट्स थीं, ओरिजिनल वाले पेजेस के नीचे ही, कॉर्क बोर्ड्स पर पिन की हुई। ये अपडेट्स अभी हुए हैं? उसने पूछा। बेलेंटोनियो ने कंधे उचकाए और बोला, ये तो हमेशा ही होते रहते हैं, हम कभी चुप नहीं बैठते। तो अब नया क्या है? एनिमल डीएनए, क्राइम सीन से मिले कुत्ते के रोएं, और जो कि बार के कुत्ते से एकदम मिलते जुलते हैं। कुत्ता कहाँ है? उसे मार दिया गया है। अरे, ये तो क्रूरता है। कुत्ते ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? बेलेंटोनियो ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, और क्या क्या है? रीचर ने पूछा। रेशों और बैलिस्टिक्स के कई और टेस्ट्स। लेक सिटी का एमओ थोड़ी दुर्लभ चीज़ है। हमने इसकी खरीद कंफर्म कर ली है। बार ने 1 साल पहले इनको केंटकी में खरीदा था। वो वहाँ की शूटिंग रेंज में जाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था, और जो ट्रैफिक कोन था वो शहर के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का था। उसके पास कैसे और कब पहुँचा वो हमें पता नहीं। अच्छा बेलेंटोनियो, ये बताओ, कोई ऐसी भी चीज़ है जो तुम्हारी समझ में ना आई हो, जिसका कोई सुराग या कोई अता पता ना हो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, बेलेंटोनियो ने कहा। रीचर ने कॉर्क बोर्ड्स पर एक बार फिर से नज़रें घुमाई, पूरी सावधानी और बारीकी से, और फिर वो वहाँ से बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन से निकलकर वो सीधे ब्लैक ग्लास टावर पहुँचा। हेलेन रॉडिन अपनी कुर्सी पर बैठी कोई कागज़ पढ़ रही थी। तीनों डॉक्टर जा चुके थे और उस समय वो अकेली थी। उसने रीचर को बताया कि रोज़मेरी को अब कुवैत वाली घटना के बारे में पता है और वो उससे बहुत दुखी है। साथ ही ये भी कि आइलीन हटन अभी ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पर है और अगले दिन वो वहाँ पहुँच रही है, और ये भी कि उसके पिता से मुलाकात होने से पहले रीचर को उससे मुलाकात करके पता लगाना होगा कि वो क्या कहने और क्या करने आई है। रीचर ने भी उसे जेम्स बार के साथ हुई बातों के बारे में बताया, और साथ ही जो उसने लाइब्रेरी और पुलिस स्टेशन जाकर पता किया था। फिर उसने पूछा, ये आइलीन हटन किस होटल में रुकने वाली है? मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता रीचर, तुम्हें उससे एयरपोर्ट पर ही मिलना होगा। ठीक है, उसकी फ़्लाइट कितने बजे की है? मुझे ये भी नहीं पता रीचर, लेकिन वॉशिंगटन से कोई सीधी फ़्लाइट नहीं है, इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि वो इंडियानापोलिस से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेगी। उस हिसाब से वो यहाँ सुबह 11 से पहले नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, मैं उससे मिल लूँगा, लेकिन मैं एक और बात की तरफ तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने इस बार और भी बहुत सारे सबूत जुटा लिए हैं, लेकिन उनके पास जेम्स बार की वो फुटेज नहीं है जिसमें वो गैराज में घटना से पहले वो ट्रैफिक कोन रखता दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्होंने उसके भी स्टिल्स उस बोर्ड पर टांगे हुए होते। लेकिन मैं अच्छी तरह से देख कर आया हूँ
वहाँ ऐसे कोई भी स्टिल्स नहीं है, जिसका एक ही मतलब है कि उन्हें वो फुटेज मिली ही नहीं है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जेम्स बार ना वहाँ गया और ना ही उसने कोन रखा। इसे रखा या तो पपेट मास्टर ने या फिर उसकी किसी दूसरी कठपुतली ने, मंगलवार रात के बाद किसी भी टाइम। बार को तो ये लगता है कि वो कोन अब भी उसके गैराज में मौजूद है। हेलेन ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो फिर तो ये जो भी आदमी होगा उन फुटेज में ज़रूर होगा। लेकिन समस्या ये है रीचर कि उसमें तो सैकड़ों गाड़ियाँ होंगी। मैं इस दायरे को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये कोई सेडान होनी चाहिए, इतनी नीची कि फार्म हाउस ट्रैक पर भी ना चल सके। और हाँ हेलेन, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। कल रात को कोई मेरे पीछे लगा हुआ था और मुझे पक्का यकीन है कि सुबह भी ऐसा ही था। मैंने उसे प्लाजा के बाहर देखा था। अब अगली बार जब वो मुझे दिखेगा तो उसी से ही पूछ लूँगा कि वो किसके लिए काम करता है। और वो इतनी आसानी से तुम्हें बता देगा? हाँ, बता देगा, क्योंकि लोग आमतौर पर मुझे बता देते हैं जो भी मैं पूछता हूँ। ऐसा क्यों भला? क्योंकि मैं उनसे बड़े प्यार से पूछता हूँ, इसलिए। बढ़िया है, फिर तो आइलीन हटन से भी बड़े प्यार से पूछना बिल्कुल मत भूलना। रीचर मुस्कुराया और हेलन से विदा लेकर बाहर निकल गया। अपने होटल से थोड़ा आगे जाकर डिनर के लिए वो एक सस्ते से होटल में घुस गया। यहाँ आने से पहले वो 1 घंटे तक यूं ही इधर उधर भटकता रहा था। इस पूरे दरमियान उसे कोई भी अपने पीछे लगा नहीं दिखाई दिया, ना वो टूटा फूटा आदमी और ना ही कोई और। खाने के बाद एक स्पोर्ट्स बार में जाकर वो मैच देखने लगा। बाहर खड़े ग्रेगोर लिंस्की ने अपने फ़ोन पर कॉल लगाई। कॉल का जवाब मिलते ही वो बोला, वो स्पोर्ट्स बार में वापस आया है। क्या उसने तुम्हें देखा? नहीं। दोबारा इधर क्यों आया है वो? कोई वजह नहीं है, उसे कहीं तो जाना ही था, बस इसलिए। वो 1 घंटे तक यूं ही इधर उधर भटकता रहा, ये देखने के लिए कि मैं उसे कहीं दिखता हूँ कि नहीं। एक पल के लिए लाइन पर खामोशी छाई रही। फिर द जैक की आवाज़ आई, उसे वहीं छोड़ दो और वापस आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। भाग 3। एलेक्स रॉडिन ने एमरसन को उसके घर पर फ़ोन किया। उस समय वो डिनर कर रहा था। फ़ोन उठाते ही रॉडिन ने कहा, हमें इस जैक रीचर का कुछ करना होगा। एमरसन ने जवाब दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उससे प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास इतने सारे सबूत और तथ्य हैं, वो इन सारी बातों को झुठला नहीं सकता। रॉडिन ने जवाब दिया, देखो एमरसन, तथ्यों की बात नहीं है, बात है बार की याददाश्त के गुम होने की। बात है डिफेंस द्वारा इस पॉइंट को मुद्दा बनाकर उससे फ़ायदा उठाने की। मेरी बेटी पूरी तरह से उसके असर में है। ये मुद्दा मामले को बिगाड़ भी सकता है। सवाल ये नहीं है कि बार को उस दिन के बारे में कुछ याद है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आज वो पूरे प्रोसेस को समझता है, और ये कि क्या हमारे पास इतना पर्याप्त मसाला है जिसकी बिना पर हम उसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट के बिना उसे सज़ा दिलवा सकें। हम तो इस बात को मानते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हेलन इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है। उसके दिमाग पर हर वक्त वो रीचर सवार रहता है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी न किसी बहाने से रीचर को अंदर कर दो। ऐसे बिना किसी शिकायत के मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तो उस पर नज़र रखो। वो कुछ भी छोटा मोटा काम करे, चाहे रास्ते पर थूक ही क्यों ना दे, उसे उठा लो और फिर कोई उसका पक्का इंतज़ाम कर दो। ये वाइल्ड वेस्ट नहीं है सर, मैं इस तरह उसे शहर से खदेड़ नहीं सकता। अरे खदेड़ने को कौन कहता है, सिर्फ अरेस्ट करने से ही काम बन जाएगा। मुझे कैसे भी करके हेलन के ऊपर से उसके प्रभाव को ख़त्म करना है। बस इतनी सी बात है और ये काम तुम्हें करना ही होगा। भाग 4। कार पर वापसी के समय लिंस्की का शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। वो अपने पैरों पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे ही टिक सकता था। बहुत समय पहले उसकी रीढ़ की हड्डियाँ बड़े ही क्रमवार तरीके से इंजीनियर्स बॉल पीन हैमर की वजह से एक एक करके नीचे की पहली हड्डी से ऊपर की तरफ धीरे धीरे क्रैक होने लग गई थीं। अमूमन अगली हड्डी के क्रैक होने से पहले पिछली हड्डी अपने आप ठीक हो जाती थी, और इसी क्रम में जब आखिरी हड्डी ठीक होती थी तो यह सिलसिला फिर से शुरू हो जाता था। इसीलिए डॉक्टर्स इसे ज़ाइलोफोन सिंड्रोम कहते थे। धीरे धीरे वो ये गिनती भी भूल गया था कि कुदरत ने उसकी रीढ़ की हड्डियों में कितनी बार ये बाजा बजा लिया था, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया था किसी से। द जैक के साथ तो इससे भी बुरा हुआ था।
जैक का घर शहर से 8 मील दूर उत्तर पश्चिम दिशा में था, जो कि उसके स्टोन प्लांट के पास में ही था। ये प्लांट 40 साल पुराना था, जो एक ज़मीन के नीचे मिली चूने पत्थर की खान पर बना था। घर एक आलीशान महल था जो 100 साल पहले बनवाया गया था और कई एकड़ खाली पड़ी ज़मीन के बीचों बीच बना हुआ था। कभी इसके अगल बगल खूबसूरत बाग हुआ करते थे, लेकिन द जैक ने सारे पेड़ों और झाड़ियों को कटवाकर पूरी ज़मीन को साफ करवा दिया था। वहाँ कोई तारों की बाड़ तक नहीं थी, ना ही वहाँ कोई ताले या सिटकनियाँ थे और ना ही कोई सलाखें। ये खुलापन द जैक का खुद को दिया हुआ एक तोहफा था, लेकिन ये खुलापन एक तरह से सुरक्षा का सबसे बेहतरीन उपाय भी था। हर तरफ सर्विलेंस कैमरे लगे हुए थे, कोई भी छुपकर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। दिन में आने वाले लोगों को 200 गज के फासले से भी देखा जा सकता था, जबकि रात में आने वालों के लिए नाइट विजन का इंतज़ाम था, जो देखे जाने के दायरे को थोड़ा सीमित तो कर देता था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सेफ था। लिंस्की ने अपनी कार पार्क की और बाहर निकल आया। ये प्लांट रोज़ शाम को 7 बजे ही बंद हो जाता था। लिंस्की ने एक नज़र प्लांट पर डाली और फिर घर की तरफ बढ़ गया। फ्रंट डोर के सामने पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया और उसने देखा कि व्लादिमीर खुद उसे रिसीव करने आया था, जिसका मतलब था कि चेंको भी ऊपर मौजूद था। चेंको के वहाँ होने का मतलब था कि द जैक ने अपने तीनों टॉप बॉयज़ को बुला रखा था, और इस बात का सिर्फ एक ही मतलब था कि द जैक चिंतित था। ये मकान 3 मंजिला था। फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ सर्विलेंस का काम होता था, जहां सोकोलोव और रस्किन नाम के 2 लोग 12-12 घंटों की शिफ्ट में मौजूद रहते थे। सेकंड फ्लोर पर किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और ऑफिस था, जबकि थर्ड फ्लोर पर बेडरूम्स और बाथरूम्स थे। बिजनेस का सारा काम सेकंड फ्लोर पर होता था। लिंस्की ने लिविंग रूम से आती द जैक की आवाज़ सुनी और बिना दरवाज़ा खटखटाए सीधे अंदर चला गया। द जैक एक आर्म चेयर पर बैठा था। उसके हाथों में चाय का कप था। चेंको एक सोफे पर बैठा था। व्लादिमीर भी उसी के बगल में बैठ गया। लिंस्की खड़ा रहा और इंतज़ार करने लगा। द जैक ने कहा, बैठ जाओ ग्रेगोर, कोई तुमसे नाराज़ नहीं है। वो लड़का ही ठीक से काम नहीं कर पाया। द जैक की उम्र 80 के करीब थी। उसके बाद बैठे लिंस्की की उम्र 60 से थोड़ा ऊपर थी। फिर चेंको और व्लादिमीर दोनों 40 के आसपास थे। वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंसान थे, लेकिन उम्र और पद में लिंस्की से थोड़ा कम थे। उनके पास द जैक के साथ का वो इतिहास नहीं था जो लिंस्की और द जैक के पास था, एक बहुत ही लंबा इतिहास। द जैक ने आगे कहा, हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हमसे एक गलती हो गई है, सिर्फ एक गलती, लेकिन ये गलती मुसीबत खड़ी कर सकती है। हाँ, समझता हूँ। वो कौन? लिंस्की ने कहा, बिल्कुल, उसे गैराज में रखते हुए बार की कोई भी फुटेज नहीं है। वो तो होनी भी नहीं थी, लेकिन क्या इससे कोई परेशानी पैदा हो सकती है? द जैक ने कहा, किसी चीज़ की अहमियत देखने वाले की आंख में होती है। वो पुलिस वाला और वो डीए इसे कोई अहमियत नहीं देने वाले हैं। ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसकी वो कतई फिक्र नहीं करेंगे, और भला करें भी क्यों? वो जानते हैं कि कोई भी केस 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए वो इसे एक ऐसे लूज एंड के तौर पर स्वीकार कर लेंगे जिसकी कोई भी आसान सी वजह बताई जा सकती है। लेकिन अगर उस सोल्जर को ये बात खटक गई तो वो हमारे बखिए उधेड़ सकता है, और इसीलिए मेरे ख्याल से उसका कोई पक्का इंतज़ाम करना पड़ेगा। लिंस्की ने जवाब दिया, लेकिन उसे खामोश करने से कोई मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। ये तो काम करने के तरीके पर निर्भर करेगा लिंस्की। हम उस लाल बालों वाली लड़की का एक बार फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, द जैक ने कहा। लेकिन कैसे? इस बार वो उसकी बातों में फंसने वाला नहीं है, लिंस्की ने कहा। हाँ, नहीं है, लेकिन उसका उसके साथ पहले से ही पंगा है। लोग जानते हैं कि लड़की ने उसे फंसाकर उसकी पिटाई करवाने की कोशिश की थी। तो अगर ऐसे में वो लड़की घायल हो जाए तो प्राइम सस्पेक्ट कौन होगा? वो सोल्जर। आगे का काम पुलिस कर देगी। व्लादिमीर ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन लड़की को तो पता होगा ना कि उसके ऊपर सोल्जर ने नहीं बल्कि किसी और ने हमला किया है। द जैक ने बड़े ही आराम से कहा, तो ये भी तो हो सकता है कि लड़की इस हाल में पहुंच जाए कि कुछ कहने सुनने लायक ही ना रहे। ये तरीका हमेशा सबसे सेफ होता है कि नहीं? व्लादिमीर ने फिर से कहा, अरे लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लड़की के बहुत सारे दुश्मन हों, अकेला सोल्जर ही ना हो।
उसने कईयों को बकरा बनाया भी तो हो सकता है। तब ऐसी हालत में हमें कोई ऐसा सुराग छोड़ना पड़ेगा जो सोल्जर की तरफ तगड़ा सा इशारा कर रहा हो। शायद वो किसी ऐसी जगह मिले जो सोल्जर से उसे जोड़ती हो, या फिर हो सकता है कि सोल्जर ने उसे बुलाया और पिछली बातें भुलाकर नए सिरे से दोस्ती का ऑफर दिया। क्या अपने होटल में? नहीं व्लादिमीर, होटल के बाहर कहीं, लेकिन उसके नज़दीक ही, बाद में जहाँ किसी और की नज़र भी उस लड़की पर आसानी से पड़ सके, किसी ऐसे की जो फौरन पुलिस को खबर कर दे जबकि सोल्जर अभी सोया ही पड़ा हो। लेकिन उस लड़की की बॉडी सोल्जर के होटल के बाहर ही क्यों? चेंको ने पूछा। वो इसलिए कि जाहिर हो कि सोल्जर ने उसके ऊपर हमला किया। वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से निकली, लेकिन दूर नहीं जा पाई और वहीं ढेर हो गई। लिंस्की ने कहा, यानी द मेट्रोपोल पैलेस, वो उसी होटल में है। कब करना है काम? जब भी तुम चाहो, द जैक ने कहा। भाग 4। स्पोर्ट्स बार में बैठा रीचर आइलीन हटन की यादों में खोया था। वो उसकी यादों और उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी। सबसे पहले उसने उसे खाड़ी युद्ध से पहले एक भीड़ भाड़ वाले अमेरिकी कोर्ट में देखा था और देखते ही उसे वो पसंद आ गई थी। फिर डेजर्ट शील्ड की तैयारियों के समय वो सऊदी में उसे दोबारा नजर आई। हटन को भी वो उतना ही भा गया था जितनी हटन उसे। उसके बाद सब कुछ बेहद आसान रहा था। 3 खूबसूरत महीने उन्होंने साथ साथ गुजारे थे। फिर नए ऑर्डर्स आ गए थे जिन्हें देर सवेर आना ही होता था। वो उसे गुड बाय तक नहीं कह पाया था, मौका ही नहीं मिल पाया था, ना ही उससे दोबारा कभी मुलाकात हुई। और वो मौका अब फिर से आया था उसे देखने का। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में पैदा हुई, मानो एक पुरानी चाहत फिर से सिर उठा रही हो। वो स्पोर्ट्स बार से उठकर बाहर आ गया और फुटपाथ के किनारे किनारे चलने लगा। उसने दोबारा मेट्रोपोल ना जाकर कहीं और जाने का फैसला किया। ये बदलाव का समय था। उसकी बेचैन नेचर उसे उकसाती रहती थी कि हमेशा चलते रहो, कभी एक जगह पर लंबे मत टिको। और मेट्रोपोल अंधेरे में डूबी एक पुरानी सी बेकार सी जगह थी। उसने मोटर कोर्ट जाने के बारे में सोचा, जिसे ऑटो पार्ट्स स्टोर की तरफ जाते समय उसने रास्ते में देखा था। वहीं पर वो नाई की दुकान भी थी जिसके बाहर लिखा था, कोई भी स्टाइल सिर्फ $7 में। तो इसका मतलब आइलीन हटन के शहर आने से पहले वो अपने बाल भी आराम से कटवा सकता था। भाग 5। आधी रात को चेंको द जैक के घर से निकला। व्लादिमीर भी उसके साथ था। उस लाल बालों वाली लड़की को अगर पीट पीट कर मारा जाना था तो इस काम के लिए व्लादिमीर ही बेहतर था। 6.5 फुट का कद, 250 पाउंड वजन के भारी भरकम एक्स सोल्जर से जिस तरह के वार की उम्मीद की जा सकती थी, उसके लिए व्लादिमीर ही सही बंदा था, चेंको नहीं। व्लादिमीर का एक ही जोरदार वार पोस्टमार्टम टीम को गुमराह कर देने के लिए काफ़ी था। वार की वजह होती इनकार और विरोध से उपजा हुआ गुस्सा। इस वक्त वे सीधे लड़की के घर की तरफ जा रहे थे। भाग 6। रीचर ने मोटर कोर्ट पहुंचने से पहले यूं ही एक लंबा चक्कर काटा। वो ये ताड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसका पीछा करने वाला अभी भी उसके पीछे था या नहीं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चला। शायद वो अकेला ही था। देखने में मोटर कोर्ट होटल भी पुराना ही था। ये अच्छी तरह से व्यवस्थित तो था, लेकिन ज़्यादा अपडेटेड नहीं था। एकदम उसके मन के मुताबिक जगह। उसने क्लर्क के पास जाकर एक रात के लिए कमरा बुक किया। इस बार उसने जो नाम इस्तेमाल किया था वो था डॉन हेफनर। हेफनर 1934 के दौरान यांकीज़ के लिए बतौर सेकंड बेस खेला था। क्लर्क ने उसे एक चाबी सौंपते हुए कमरा नंबर 8 की तरफ इशारा कर दिया। वो नहाया और अपनी पैंट शर्ट मोड़कर उसने गद्दे के नीचे दबा दी। कपड़ों को प्रेस करने का ये एक अच्छा तरीका था। सुबह शेव करने, नहाने और नाश्ता करने के बाद उसने बाल कटाने जाने का प्लान बनाया था। मन ही मन उसे उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आइलीन को कुछ तो याद होगा ही। भाग 7। चेंको ने हाईवे के पूर्व में गाड़ी खड़ी की और व्लादिमीर के साथ नीचे नीचे चलता हुआ पीछे से अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचा। इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी की नज़र उन पर ना पड़े, वो दीवार के सहारे लगे लगे दरवाजे तक पहुंचे। फिर उसने दरवाज़ा हौले से खटखटाया। उनींदी हुई सी सैंडी ने दरवाज़ा खोला और उन्हें देखकर बोली, तुम इस समय? क्या काम है? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एक छोटा सा काम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है।
तुम्हें इसके $250 मिलेंगे। रकम सुनते ही सैंडी की आंखों में एक चमक सी आ गई। लेकिन मैं तो अभी सो रही थी। बाहर जाने के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। हाँ, तो आराम से तैयार हो जाओ, हमारे पास अभी टाइम है। लेकिन कपड़े ऐसे पहनना जैसे किसी के साथ डेट पर जा रही हो। किसके साथ डेट पर जाना है मुझे? सैंडी ने पूछा। जाना नहीं है, बस ऐसे दिखना है जैसे डेट पर जाने को तैयार हो। मैं कुछ समझी नहीं, सैंडी ने उलझे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें कहा ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का काम है। तुम्हें बस कहीं जाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होना है। ठीक है, एक ठंडी सांस भरते हुए सैंडी ने कहा। आधे घंटे बाद जब वो तैयार होकर आई तो किसी मॉडल जैसी दिखाई दे रही थी। पैसा तो निकालो, आते ही उसने कहा। वो बाद में, जब हम तुम्हें छोड़ने आएंगे। अभी चलकर गाड़ी में बैठो। तीनों एक कतार में एक के पीछे एक चलते हुए कार के नज़दीक पहुंचे। चैंको कार से 6 फुट पहले ही रुक गया। व्लादिमीर ने आगे बढ़कर पीछे से सैंडी के दाहिने कंधे पर अपना हाथ रखा और तेजी से उसके ऊपरी हिस्से को एक तरफ घुमाते हुए उसकी दाहिनी कनपटी पर थोड़ा सा ऊपर और कान के सामने अपने बाएं हाथ का जोरदार घूंसा जमाया। ये एक बहुत ही जोर का प्रहार था, एकदम विस्फोटक। एक कड़क की आवाज़ के साथ लड़की का सिर घूमकर एक तरफ झूल गया और वो हैंगर से गिरे सूट की तरह जमीन पर जा गिरी। चैंको ने उसके बगल में बैठकर उसकी गर्दन को छुआ। लड़की मर चुकी थी। तूने इसकी गर्दन तोड़ दी, उसने कहा। व्लादिमीर ने सिर हिलाया और बोला। घूंसे की दिशा, उसका जोर और जगह एकदम सही थी, लेकिन वजन हाथों पर होने के कारण सिर घूम गया और गर्दन टूट गई। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? कल तक हो जाएगा ठीक, कोई खास बात नहीं है। फिर उन्होंने लाश उठाकर कार की बैक सीट पर डाली। लड़की कद में छोटी थी, इसलिए आसानी से वहां समा गई। वहां से निकलकर वो सीधे मेट्रोपोल पैलेस के पीछे से उसके बगल में पहुंचे जहां कचरे का ढेर लगा था। वहीं एक गली थी। वो एक फायर एग्जिट के सामने रुक गए और लाश को वहां फेंक कर गाड़ी में वापस निकल गए। ये एक तर्कसंगत स्थिति थी। वो सोल्जर के कमरे से अपमान की शर्मिंदगी और डर से सहमी हुई भागी और लिफ्ट का इंतजार किए बिना फायर एग्जिट से बाहर अंधेरे में आ गई। हो सकता है वो वहां ठोकर खाकर लुढ़क गई हो और पहले से ही लगी चोट में इजाफा कर बैठी हो, या फिर हो सकता है कि वो बाहर निकलकर कुछ दूर चली हो और ठोकर खाकर दीवार से टकराई हो और इस झटके के कारण पहले से घूमी हुई गर्दन के नीचे की हड्डी अपनी जगह से हट गई हो। यानी अब पूरी तरह से जैक रीचर को फंसाने का इंतजाम वो कर चुके थे। अध्याय 8। रीचर सुबह 7 बजे उठा और नहा धोकर नाश्ता करके उस नाई की दुकान पर पहुंच गया जो उसने रास्ते में देखी थी। जब वो बाल कटवाने के लिए उसकी कुर्सी पर बैठा तो उस वक्त ठीक 8:30 बजे थे और ठीक उसी समय मेट्रोपोल पैलेस के बाहर पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हुए 3 घंटे बीत चुके थे। गली में पड़ी लाश सुबह 5:30 बजे ही बरामद की जा चुकी थी। एमरसन, डोना बियांका और बेलेंटोनियो तीनों ही मौके पर पहुंचे हुए थे, लेकिन लाश की जांच पड़ताल करने के बाद लड़की के पास ना तो कोई पर्स मिला था और ना ही कोई दूसरी तरह की आईडी। 7:15 बजे एन यानी भी मेट्रोपोल पैलेस पहुंच गई थी। उसके साथ उसका कैमरामैन भी था। पुलिस की तमाम जांच के बाद आम राय ये बनी थी कि लड़की शायद कोई कॉल गर्ल थी और जब वो अपने काम से वापस आ रही होगी तो उसका पर्स छीनने के लिए किसी ने उसके ऊपर वार किया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई होगी। पुलिस के हिसाब से ये आदमी काफ़ी लंबा चौड़ा और ज़बरदस्त शारीरिक ताकत वाला होना चाहिए था। लाश को मॉर्ग भिजवा दिया गया। डोना बियांका ने होटल बार को अपना ठिकाना बनाया और वहां मौजूद सभी लोगों के इंटरव्यू लेने लगी। 8:30 बजे तक करीब 2/3 लोगों के इंटरव्यू निपट चुके थे। 9:20 तक सारे इंटरव्यू पूरे हो गए, लेकिन एमरसन और डोना के हाथ कुछ नहीं लगा। नाइट पोर्टर ने कसम खाकर कहा था कि वो उस लड़की को नहीं जानता था। होटल में उस वक्त कुल 11 मेहमान थे, जिनमें से कोई भी संदेहास्पद नहीं था। एमरसन और डोना को महसूस हो रहा था कि उनके ये 3 घंटे बिल्कुल पूरी तरह से बेकार चले गए थे। तभी ऑटो पार्ट्स स्टोर से गैरी नाम के एक लड़के की कॉल आई। गैरी 8 बजे अपने काम पर पहुंचा था और उसने पाया था कि उस दिन भी स्टाफ की कमी थी। जेब ओलिवर का भी कोई पता नहीं था और सैंडी भी अभी तक नहीं आई थी। पहले उसे सैंडी पर गुस्सा आया, लेकिन जब 9:30 बजे तक भी वो नहीं आई तो उसका गुस्सा फिक्र में बदलने लगा।
उसे लगा कि कहीं उसका एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, इसीलिए उसने पुलिस को फ़ोन लगाया और उसके बारे में पता करना चाहा था। सैंडी का हुलिया बताने के बाद उधर से उसे जो खबर मिली, उसके 10 सेकंड बाद ही गैरी ने डिटेक्टिव एमरसन को ये फ़ोन लगाया था। एमरसन ने फ़ौरन एक पुलिस पेट्रोल कार उसे लाने के लिए भेज दी। मॉर्ग पहुंचते ही गैरी ने लाश की शिनाख्त कर दी। वो बहुत ही बुरी तरह से डरा और घबराया हुआ था। एमरसन ने उससे काफ़ी देर तक पूछताछ की और 10:15 बजे एमरसन उस अजनबी के बारे में जान चुका था जो एक दिन पहले सैंडी से मिलने स्टोर पर पहुंचा था। खूब लंबा, भारी भरकम, तपा हुआ रंग और आक्रामक, ऑलिव ग्रीन पैंट और ऑलिव ग्रीन फ्लालेन की शर्ट। उसने ऑफिस आकर सैंडी से 2 बार मुलाकात भी की थी और उसकी कार भी कहीं लेकर गया था और बाकायदा दादागिरी दिखाकर उसने जेब ओलिवर का पता उससे निकलवाया था और उसके बाद जेब ओलिवर भी अब गायब था। भाग 2। एमरसन ने गैरी को डॉना के हवाले किया और खुद कॉरिडोर में आकर एलेक्स रॉडिन से फ़ोन पर बात करने लगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है मिस्टर एलेक्स। हमें एक 19 साल की लड़की की लाश मिली है जिसकी गर्दन तोड़कर हत्या की गई है। उसकी हाल ही में कई बार एक ऐसे आदमी से मुलाकातें हुई थीं जिसका हुलिया जैक रीचर से मिलता जुलता है। लड़की के बॉस ने हमें बड़ी ही बारीकी से उसका हुलिया बयान किया है। लड़की की गर्दन एक ही वार से तोड़ी गई है जिसे कर पाना किसी रीचर जैसे बंदे के लिए ही संभव था। ये लड़की ऑटो पार्ट्स स्टोर पर काम करती थी। वहाँ से एक और लड़का भी गायब है। ये सब हुआ कहाँ है? उधर से एलेक्स ने पूछा। मेट्रोपोल होटल के बाहर। तुम्हारा मतलब है रीचर जहाँ रुका है वहीं पर? रॉडिन ने पूछा। हाँ, वहीं पर, लेकिन होटल के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं है। वो सस्पेक्ट है कि नहीं? अभी तो उसके अलावा और कोई नज़र में नहीं है सर। तो फिर उसे काबू में कब कर रहे हो? जैसे ही वो मिलेगा वैसे ही। ठीक है, बढ़िया। मैं हेलन को कॉल करके बता देता हूँ। उसे ज़रूर पता होगा कि रीचर कहाँ है। भाग 3। रॉडिन ने अपनी बेटी से झूठ बोला। उसने उसे बताया कि बैलेंटोनियो प्रोसिक्यूशन के किसी सबूत में हुई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में रीचर से मिलना चाहता है। हेलन ने सहज भाव से उसे बता दिया। रीचर एयरपोर्ट गया है डैडी। एयरपोर्ट? वो क्यों? आइलीन हटन को हेलो बोलने के लिए। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं डैड, लेकिन ये तो नियमों के खिलाफ है। इससे उसकी गवाही पर असर पड़ सकता है। अरे डैड, मुझे यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। अच्छा ठीक है, लौटेगा कब वो? मेरे ख्याल से लंच के बाद। ठीक है। और एलेक्स रॉडिन ने फ़ोन बंद कर दिया। भाग 4। खबर मिलते ही एमरसन फ़ौरन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। वो रीचर से 2 बार आमने सामने मिल चुका था, इसलिए भीड़ में भी आसानी से उसे पहचान सकता था। डॉना बियांका भी उसके साथ ही थी। वो उसके साथ सिक्योरिटी ऑफिस में आ गया, जहाँ से एक 1 वे ग्लास के द्वारा वो हर आने जाने वाले पर नज़र रख सकते थे। उन्होंने वेटिंग एरिया में भी देखा। रीचर वहाँ पर नहीं था, यानी अभी तक वो पहुँचा नहीं था। तो वो दोनों वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे। अध्याय 9। रीचर एयरपोर्ट नहीं गया था। वो जानता था कि मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स का ज़्यादातर समय छोटे विमानों में सफ़र करते हुए गुजरता था और वो इसे पसंद नहीं करते थे। लड़ाई के बाहर अधिकतर मिलिट्री से जुड़े लोग किन्हीं दूसरे कारणों की बजाय प्लेन क्रैश में ज़्यादा मरते थे। इसीलिए मौका मिलने पर आइलीन हटन जैसे होशियार ब्रिगेडियर जनरल इंडियाना पुलिस से छोटा विमान कभी नहीं पकड़ते। वो वॉशिंगटन नेशनल से बड़ा जेट ज़रूर पकड़ लेती, लेकिन अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के लिए वो 2 प्रोपेलर वाले छोटे विमान पर उड़ना कतई पसंद नहीं करती। वो कार रेंट करने को ज़्यादा तरजीह देती। इसीलिए रीचर लाइब्रेरी पहुंचा और वहां बैठी औरत से पूछकर उस जगह पर पहुंचा जहां येलो पेजेस रखे थे। उसने एक डायरेक्टरी उठाई और H लेटर वाला पेज खोला और होटलों की जानकारी जुटाने लगा। लगभग यही काम एक दिन पहले जैग कॉर्प्स वाले कर चुके होंगे ऑनलाइन। हटन ने उनको पहले ही कमरा बुक कराने को बोलकर रखा होगा। इस काम को करने वाले बंदे ने आइलिन को खुश करने की नीयत से पहले स्ट्रीट मैप में सिर खपाया होगा और फिर कोर्ट हाउस और उत्तर से शहर जाने वाली रोड को देखा होगा। फिर उसने ऐसी जगह खोजी होगी जहां से दोनों ही पास पड़ते, रेंटल कार पार्किंग की सुविधा के सहित। और येलो पेजेस को खंगालने के बाद रीचर इस नतीजे पर पहुंचा कि आइलिन हटन
द मैरियट स्वीट्स में जाएगी। वहाँ से सिर्फ 3 ब्लॉक्स पैदल चलकर कोर्ट हाउस तक पहुँचा जा सकता था। उस बंदे ने ड्राइविंग डायरेक्शंस का प्रिंट आउट शायद उसकी आइटिनरी में नत्थी कर दिया होगा, आइलिन को खुश करने के लिए। उसने मैरियट का नंबर याद कर लिया और बुक को नीचे रखकर लॉबी में पे फोन के पास आ गया। फिर उसने एक नंबर डायल किया। उधर से जवाब मिलने पर उसने कहा, मुझे एक रिजर्वेशन कंफर्म करना है। जी, नाम बताइए। उधर से आवाज़ आई, हटन। जी हाँ, ये रिजर्वेशन हमारे यहाँ है, सिर्फ आज रात के लिए ही, एक स्वीट। थैंक यू कहकर रीचर ने फ़ोन बंद कर दिया। इसका मतलब था कि वो वॉशिंगटन से सुबह सुबह की फ़्लाइट पकड़ेगी, सुबह 5 बजे उठेगी, 6 बजे टैक्सी लेगी और 7 बजे फ़्लाइट में सवार होगी, 9 बजे तक इंडियानापोलिस। उसके बाद हर्ट्स लॉट से गाड़ी लेकर 9:30 बजे वो चलेगी। 2.5 घंटे के सफ़र के बाद वो दोपहर तक यहाँ पहुँचेगी। रीचर लॉबी से बाहर प्लाजा में आ गया और मैरियट पहुंचकर उसकी कॉफ़ी शॉप में एक मेज़ पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। भाग 4। हेलेन रॉडिन ने रोज़मेरी को फ़ोन किया और उससे बात करने पर उसे पता चला कि उसने अपने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली है। कारण ये था कि अब वहाँ के लोगों का रवैया उसके प्रति बदल गया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, हेलेन ने थोड़ा सांत्वना देने वाले स्वर में कहा। रोज़मेरी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, इंसान की फितरत ही ऐसी है। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से किसी और जगह भी जाना पड़े। देखो रोज़मेरी, मुझे तुम्हारे भाई के दोस्तों के बारे में जानकारी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। मतलब कि वो किस किस से मिलता था, किसके साथ बाहर घूमने जाता था, कौन उसे अच्छी तरह से जानता था, वगैरह वगैरह। रोज़मेरी कुछ देर सोचने के बाद बोली, नया तो कोई नहीं था, पुराने बस 1-2 लोग थे। एक तो माइक ही था, वो जेम्स के पड़ोस में ही रहता है। वो अपने लॉन और बेसबॉल के बारे में ही अक्सर बातें किया करते थे। और एक चार्ली नाम का था, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, कभी उससे मिली भी नहीं। जेम्स उसे काफ़ी सालों से जानता था। क्या जब तुम उसके साथ रहती थीं तब से जानता था? हेलेन ने पूछा। हाँ, जानता तो तभी से था, लेकिन जब मैं वहाँ थी तो वो कभी आया नहीं था घर पर। मैंने सिर्फ एक बार उसे देखा था। मैं अंदर आ रही थी और वो जा रहा था। देखने में कैसा था वो? हेलेन ने पूछा। वो छोटे कद का था और उसके बाल बड़े ही अजीब और खड़े हुए से थे, एकदम टॉयलेट ब्रश की तरह। और दोनों को ही गन्स का बड़ा शौक था, तो हो सकता है उनकी दोस्ती भी इसी कारण हुई हो। हेलेन ने ये सारी बातें एक कागज़ पर नोट कर लीं। भाग 6। 12 बजने में 10 मिनट पर हेलेन रॉडिन के ऑफिस में 6 बड़े बड़े गत्ते के डिब्बे पहुंचे। इन डिब्बों में प्रोसिक्यूशन के सबूतों की डिफेंस वकील के लिए भेजी गई कॉपियां थीं और साथ ही था विस्तार से उनके मिलने और पाने के तरीकों का वर्णन। उसने उन डिब्बों को खोला। ढेर सारे कागज़ों के पुलंदों और दर्जनों फोटोग्राफ्स के साथ 11 नए VHS कैसेट भी थे, जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। ये पार्किंग गैराज की सिक्योरिटी टेप्स की पूरी कॉपीज़ थीं, जिनको एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से तैयार करवाया गया था। हेलेन ने उन्हें अलग करके रख लिया, क्योंकि उन्हें देखने के लिए उसको उन्हें घर ले जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके ऑफिस में ना तो टीवी था और ना ही VCR। लेकिन मैरियट की कॉफ़ी शॉप में टेलीविज़न सेट लगा हुआ था। कॉफ़ी पीते पीते रीचर की नज़र बार बार उस टीवी सेट पर ही जा रही थी। अचानक एक सीन देखकर वो चौंका। स्क्रीन पर एन यानी नज़र आ रही थी। वो डाउनटाउन में एक गली में खड़ी थी, मेट्रोपोल पैलेस होटल के सामने। उसने जल्दी जल्दी कुछ बोला और फिर सीन बदल गया। टीवी की साउंड म्यूट थी, इसलिए रीचर कुछ सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन सब कुछ समझ ज़रूर रहा था। सुबह की रोशनी में डूबी एक गली, पुलिस के बैरियर, सफ़ेद चादर से ढका एक शरीर, उसके बाद मरी हुई लड़की के ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो, गोरा रंग, हरी आँखें, लाल बाल और नीचे कैप्शन में लिखा उसका नाम, अलेक्सांड्रा ड्यूप्री। अलेक्सेंड्रा यानी सैंडी। रीचर की मुट्ठियां भिज गईं। अब तो हद ही पार कर दी है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा हद। वो स्क्रीन की तरफ ही घूरता रहा। अब सैंडी की फ़ोटो हट गई थी और एक टेप चलने लगा था, जिसमें एमरसन का रिकॉर्ड किया हुआ इंटरव्यू था। एन यानी उससे सवाल पूछ रही थी और एमरसन उसके सवालों के जवाब दे रहा था। टीवी की आवाज़ म्यूट होने के बावजूद रीचर जानता था कि वो क्या कह रहा होगा।
वो इस मामले की पूरी और गहरी छानबीन करने का वादा कर रहा था। वो कह रहा था, जल्द ही अपराधी हमारी गिरफ्त में होगा। तभी एक औरत उसकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। रीचर ने टीवी से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा तो पाया आइलीन हटन उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे बारीक सी रेखाएं जरूर उभर आई थीं, लेकिन वो आज भी वैसी ही थी जैसा उसने 14 साल पहले देखा था। उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही दुबली पतली। याद हूँ मैं या भूल गए? उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। रीचर ने सिर हिलाया और बोला, कैसी हो हटन? मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ। दोबारा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हटन के हाथ में पर्स और एक की कार्ड था। उसके पैरों के पास पहिए लगा एक छोटा सा लगेज रखा था। मुझे भी तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, उसने कहा। लेकिन ये तो बताओ कि क्या ये इत्तेफाक से हुई मुलाकात है या फिर पहले से प्लान्ड है? पहले आराम से बैठ जाओ, फिर लंच लेते हुए ये सारी बातें करते हैं, रीचर ने कहा। आइलीन हटन उसके सामने वाली कुर्सी के बजाय उसके बाजू वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई, ठीक वैसे ही जैसे सैंडी आकर बैठी थी। रीचर की नज़रें फिर से टीवी स्क्रीन की तरफ चली गईं। हटन ने उसकी निगाहों का पीछा किया और बोली, ओह, यही वो लड़की है। मैंने रेडियो पर सुना था आते हुए, जब मैं कार में थी। यहाँ आना किसी जंग पर जाने से कम नहीं है। रेडियो पर क्या बताया गया आइलीन? यहाँ पर तो टीवी म्यूट है। आइलीन ने उसे बताया, हत्या का मामला है। देर रात गए। लोकल लड़की थी। किसी ने गर्दन तोड़कर हत्या की है। दाईं कनपट्टी पर एक ही लेकिन बहुत ही तेज वार। होटल के बाहर एक गली में। बेरहमी की हद ही है ये। रीचर की मुठ्ठियाँ एक बार फिर से भींच गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपने ऊपर काबू कर लिया। बात बदलने की गरज से वो बोला, तुम काफ़ी खूबसूरत दिख रही हो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो तो मुझे भी लगा, आइलीन ने कहा। और यकीन करो, अगर हम किसी कॉकटेल पार्टी में मिले होते तो मैं ज़रूर बीते समय को एक बार फिर से याद करना और उसमें जीना पसंद करती। अब भी कर सकती हूँ, लेकिन पहले ये तो पता चले कि तुम्हारी यहाँ पर मौजूदगी किसी खास वजह से ही है, जैसा कि मुझे लगता है कि है, यानी अपना वादा निभाने के लिए। तुम्हें वो वादा अभी तक याद है आइलीन? बिल्कुल याद है, क्योंकि एक पूरी रात तुम सिर्फ यही कहानी लेकर बैठे हुए थे, इसलिए। और तुम यहाँ पर इसलिए आई हो कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी को कोर्ट का फरमान मिला है। हाँ, आई तो इसीलिए हूँ। किसी बेवकूफ़ किस्म के प्रोसिक्यूटर ने भेजा है। रॉडिन ने? हाँ, उसी ने। असल में आइलीन, ये सारी गलती मेरी है। ओह माय गॉड, क्या बता दिया तुमने उसे रीचर? अरे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे ये ज़रूर कहा था कि मेरा नाम डिफेंस के गवाहों की लिस्ट में था। डिफेंस लिस्ट में? हाँ आइलीन, असल में इसीलिए मुझे हैरानी हुई और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बेध्यानी में पूछ बैठा कि क्या उसे मेरा नाम किसी पुरानी पेंटागन फाइल से मिला था। और ये बात बोलते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं समझ गया था कि जिस तरह का वो इंसान है, उसे देखते हुए वो कुछ ना कुछ खुराफात तो ज़रूर करेगा। अपनी इस बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। हाँ, तुम्हें बिल्कुल होना भी चाहिए सॉरी। यहाँ आने से पहले 2 दिन तक मुझे इस झूठी गवाही की तैयारी करनी पड़ी है, रीचर ने जवाब दिया। अरे तुम्हें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना चल सकता है। हटन ने इनकार में सिर हिलाया और बोली, नहीं, हमने इस मुद्दे पर काफ़ी बात की और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि इसकी भनक भी लगना खतरनाक साबित हो सकता था। वो फ़िलिस्तीन वाला मामला बड़ा ही पेचीदा था। हम लोगों ने उनके सिर मढ़कर हाथ तो धो लिए थे, लेकिन अगर एक बार बखिया उधड़ जाती तो फिर पूरा ही रायता फैल जाता। इसीलिए मैं यहाँ शपथ लेकर झूठ बोलने वाली हूँ कि जेम्स बार एक प्राइवेट सैनिक था। रीचर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम इस बात पर राजी हो शपथ लेकर झूठ बोलने के लिए? देखो रीचर, तुम्हें आर्मी के बारे में पता ही है। हम में से कोई भी उजले दामन वाला नहीं है। मेरे आने का एक ही उद्देश्य है, और वो ये कि कुवैत सिटी वाला मुर्दा दफन ही रहे तो अच्छा है। और उन्होंने इस काम के लिए तुम्हें ही क्यों भेजा है? रीचर ने पूछा। एक तीर से 2 शिकार करने के लिए। पहली बात, जब सारा मामला मैं पहले से ही जानती थी तो किसी और को भेजने की कोई तुक नहीं बनती थी। दूसरी बात, मैं यहाँ शपथ लेकर झूठ बोलने आई हूँ। एक बार झूठ बोल चुकने के बाद मैं कुवैत वाली घटना का जिक्र भविष्य में भी कभी नहीं कर सकती,
क्योंकि तब ये बात भी बाहर आएगी कि मैंने इंडियाना में झूठी गवाही दी थी। समझे? अब वो लोग कोई पागल थोड़े ही हैं। और इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम भी मुंह खोलने की कोशिश मत करना। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि ये मुर्दा दफन ही रहने वाला है। अपना वादा चाहे जैसे निभाओ तुम, लेकिन क्या हुआ था इस बारे में तुम मुंह नहीं खोल सकते, और मैं भी नहीं, वरना वो तुम्हें पाताल से भी खोद कर निकाल लेंगे, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। रिचर्ड ने एक ठंडी सांस ली और बोला, क्या तुम सोच सकती हो कि उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जेम्स बार ने बताया। जेम्स बार ने? ये तुम क्या कह रहे हो रिचर्ड? मुझे एतबार नहीं होता। पहले मुझे भी नहीं हुआ था आइलेन, लेकिन अब है। अब क्यों है एतबार तुम्हें? मेरे ख्याल से हमें पहले लंच ले लेना चाहिए आइलेन। हमें बहुत सारी बातें करनी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई तो है जो ये सब कुछ जानता है। भाग 7। एमरसन और बियांका ने 12:50 पर इंतज़ार करना छोड़ दिया। रीचर वहाँ नहीं पहुँचा था। इंडियाना पुलिस से आने वाला प्लेन ठीक समय पर आ गया था, लेकिन पेंटागन से आई ब्रिगेडियर जनरल जैसी लगती कोई भी औरत उस फ्लाइट से नहीं उतरी थी। जब तक अराइवल हॉल पूरी तरह से खाली नहीं हो गया, दोनों वहीं पर इंतज़ार करते रहे। उसके बाद दोनों कार में बैठे और शहर की तरफ वापस चल पड़े। भाग 8। लंच करते हुए रीचर और हटन बातें करते रहे। रीचर ने उसे केस की पूरी डिटेल्स बताईं। फिर उसने पपेट मास्टर वाली थ्योरी के बारे में बताया, जगह का चुनाव, धमकी की संभावना वगैरह। उसने ये भी बताया कि बार का कोई नया दोस्त नहीं था, उसके गिने चुने पुराने दोस्त ही थे। पूरी बात सुनकर हटन ने कहा, हाँ, नया दोस्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा सेटअप कई लेवल्स तक फैला हुआ है। इसमें हिस्ट्री का वर्तमान के साथ बड़ी ही बारीकी से घालमेल किया गया है। 14 साल पहले कुवैत सिटी में पार्किंग गैराज का 2nd फ्लोर, और यहाँ भी पार्किंग गैराज और उसका 2nd फ्लोर, लगभग एक ही जैसे हथियार और गोलियाँ, और डेजर्ट बूट। डेजर्ट शील्ड से पहले मैंने उनको देखा तक नहीं था कि वो जूते होते कैसे हैं। ये सारी बातें इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये सारा ड्रामा जिसने भी लिखा है वो जेम्स बार के अतीत को अच्छी तरह से जानता है। रीचर ने सहमति जताई और बोला, तभी तो मैंने कहा था कि कोई है जो इन सारी बातों के बारे में सब कुछ जानता है। तब तो हमें इस आदमी को ढूंढना होगा रीचर, क्योंकि उस राज को तो दफन ही रहने देना है, और ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर वाकई जेम्स बार के कुछ ही दोस्त हैं तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इन्हीं में से कोई एक होगा। तुम जल्दी ही सबको खंगाल सकते हो। ये एक तीर से 2 शिकार के जैसा होगा। तुम पपेट मास्टर को बेनकाब करो और आर्मी भी चैन की नींद सोएगी। तो आर्मी ये काम खुद ही क्यों नहीं करती? रीचर ने कहा। वो इसलिए रीचर कि हम किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम मैं खुलकर खेलने की हालत में नहीं हूँ आइलेन, क्योंकि मैं जल्दी ही गिरफ्तार होने वाला हूँ। गिरफ्तार? लेकिन किस लिए? होटल के पीछे जो लड़की मरी मिली है उसकी हत्या के इल्ज़ाम में। ये तुम क्या कह रहे हो? असल में बात यह है आइलेन कि इस पपेट मास्टर को मैं खटक रहा हूँ। उसने सोमवार की रात को भी इसी लड़की को चारे के तौर पर पेश करके अपनी पहली कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। कल इसीलिए मैं उस लड़की से मिलने गया था 2 बार, और आज उन्होंने उसे भी मार डाला। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि लोगों की नज़रों में आखिरी बार वो जिस अजनबी से मिली थी वो मैं ही था, और अब ये तय है कि पुलिस मुझे ही तलाश करती घूम रही होगी। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, हटन ने कहा। हाँ, है तो सही, लेकिन वक्ती है। साइंस इस काम में मेरी मदद करेगी। अगर लड़की की गर्दन दाईं कनपट्टी पर एक ही जोर के वार से तोड़ी गई है तो उसका सिर घड़ी की उल्टी दिशा में थोड़ा सा ज़रूर घुमा हुआ होगा। इसका मतलब है कि वार उल्टे हाथ से किया गया होगा, और मैं दाएं हाथ का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए वो वार मेरा किया हुआ नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग तुम्हारी बात पर एतबार करेंगे क्या? या वो ज़रा भी इस बारे में सोचेंगे कि तुम्हारे जैसे भारी भरकम आदमी के वार से लड़की का बच पाना संभव नहीं हो सकता था? ये सब देखने के लिए मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहता आइलेन। तो क्या करोगे? फरार हो जाओगे? नहीं, रहूँगा तो इधर ही, लेकिन अपने आप को बचाते हुए, और इससे मेरी काम करने की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं खुलकर खेलने जैसी स्थिति में नहीं होऊंगा। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ?
रीचर मुस्कुराया। हाँ, कर तो सकती हो। मेरा ख्याल है कि जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओगी तो एमरसन नाम का एक पुलिस वाला तुमसे मिलेगा और मेरे बारे में पूछेगा। उस समय तुम अनजान बन जाना और कह देना कि मैं तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दिया और तुम्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। इसी तरह की सारी बातें। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है रीचर कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो। ऐसा क्यों? देखो आइलीन, मुझे जेम्स बार की कोई बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है। उसे अगर किसी ने सिर्फ इसलिए फंसाया है कि उसे 14 साल पहले की गई अपनी गलती की सज़ा जो मिलनी चाहिए थी वो अब मिल सके, तो मुझे उस बात से भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस लड़की के साथ जो हुआ वो एकदम अलग है। ये अति करने जैसी बात है। वो एक प्यारी सी नादान बच्ची थी बस। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हटन थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, बार की बहन के बारे में धमकी वाली बात कितनी सही हो सकती है? दबाव बना पाने की और कोई वजह मुझे सूझती नहीं आइलीन। अगर ऐसा नहीं होता तो बार वो सब क्यों करता जो उसने किया? हटन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो बोली, बाद में मिलोगे? मेरा कमरा यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मैं आसपास ही रहूँगा, अगर जेल ना पहुँच गया तो। तभी वेट्रेस दोबारा आ गई। रीचर ने कॉफ़ी और हटन ने चाय का ऑर्डर दिया और फिर वो बातें करने लगे। बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे जवाब। उन्हें 14 सालों को इस थोड़े से समय में ही समेटना था। भाग 9। हेलन रॉडेन ने 6 डब्बों से मिले सारे सबूतों को देख डाला। फिर उसकी नज़र एक कागज़ के पुर्जे की फ़ोटोकॉपी पर पड़ी जो जेम्स बार के टेलीफोन के पास मिला था। उस पर 3 नंबर लिखे थे। 2 तो उसकी बहन रोज़मेरी के थे, एक उसके घर का और एक उसके ऑफिस का। तीसरा नंबर माइक का था जो उसका पड़ोसी था। चार्ली के नाम से कुछ भी नहीं था। हेलन ने माइक का नंबर मिलाया। 6 बार घंटी जाने के बाद आंसरिंग मशीन पर कट हो गई। उसने अपने ऑफिस का नंबर बताकर माइक को रिटर्न कॉल करने का मैसेज छोड़ा और फ़ोन रखकर फिर से कागज़ों में सिर खपाने लगी। भाग 10। एमरसन ने पूरा 1 घंटा लगाकर स्केच आर्टिस्ट से माथाफोड़ी करके रीचर का स्केच तैयार करवाया। फिर उसे कंप्यूटर में स्कैन करके कलर करवाया। फिर रीचर की ज़रूरी डिटेल्स उसमें भरकर उसे सारी जगहों पर ईमेल कर दिया। प्रिंटर से उसकी 2000 कॉपियाँ निकाली गईं और सारी पुलिस पेट्रोल कारों को उन कॉपियों को सौंपते हुए ताकीद की गई कि वो फ़ौरन उनको शहर के सारे होटलों, बारों, रेस्टोरेंट, डाइनर्स, लंच काउंटर्स और छोटी मोटी खाने पीने की दुकानों पर दे आएं। भाग 10। जेम्स बार के दोस्त माइक ने दोपहर 3 बजे हेलन रॉडेन को फ़ोन किया। हेलन ने उससे उसका पता पूछा और उससे आमने सामने मिलने की इच्छा जताई। माइक ने हेलन को बताया कि वो जेम्स बार की गली में ही रहता था। हेलन ने कैब मंगवाई और उसके घर की तरफ चल पड़ी। माइक से काफ़ी देर बात करने के बाद भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसकी पत्नी टैमी ने थोड़ा हिचकते हुए हेलन को बताया कि उसने जेम्स बार के घर में एक अजीब से हुलिये वाले आदमी को देखा था। वो कभी कभी उसके घर आया करता था और उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। वो दिन में, रात में, किसी भी वक्त कभी भी आ जाता था और फिर चला भी जाता था। टैमी ने यह भी बताया कि वो आदमी काफ़ी सालों से वहाँ ऐसे आता जाता था और उसने आखिरी बार उसे पिछले ही हफ्ते देखा था, 2 बार, मंगलवार और बुधवार के दिन। और जब टैमी ने उस आदमी का हुलिया बताया, देखने में छोटे कद का और काले बाल जो सूअर के बालों की तरह अजीब तरीके से खड़े हुए हैं, तो हेलन के मन में सिर्फ एक ही नाम कौंधा, चार्ली। भाग 11। 4 बजने में 1 मिनट पर आइलीन हटन कोर्ट हाउस पहुंची। एलेक्स रॉडेन की सेक्रेटरी ने उसे रिसीव किया और ऊपर 3rd फ्लोर पर बने एक हॉलनुमा कॉन्फ्रेंस रूम में ले आई। एलेक्स रॉडेन अपनी सेक्रेटरी और एक कोर्ट रिपोर्टर के साथ वहां मौजूद था। वीडियो कैमरे ऑन करके काफ़ी सारे लोगों की मौजूदगी में आइलीन हटन का बयान लिया गया, लेकिन पेंटागन से आई उस घाघ जनरल के सामने एलेक्स रॉडेन की ना तो एक भी चलनी थी और ना ही चली। सारी कार्यवाही पूरी करके कुछ ही देर बाद आइलीन अपने होटल की तरफ वापस जा रही थी। भाग 11। माइक के घर से हेलन रॉडेन सीधे हॉस्पिटल पहुंची, जेम्स बार के पास। उसके हाथों में अब भी हथकड़ियाँ थीं और सिर अभी भी ब्रेस में था। वो आंखें खोले बस छत को घूर रहा था। हेलन ने उससे पूछा,
ये लोग तुम्हारी देखभाल ठीक से कर रहे हैं ना? मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये चार्ली कौन है? क्या वो यहाँ आया है? नहीं, वो यहाँ नहीं आया। क्या माइक आया था? नहीं। लेकिन क्या तुम्हारे सिर्फ यही दोस्त हैं, माइक और चार्ली बस? माइक मेरे पड़ोसी से भी बढ़कर है। और ज़ेब ओलिवर? वो कौन है? मैं उसे नहीं जानता। क्या तुम ड्रग्स लेते हो? जी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी नशा नहीं किया। अच्छा ठीक है, मुझे चार्ली के बारे में बताओ। हम लोग साथ में बस थोड़ा बहुत टाइम बिताते थे। हंसी मजाक भी हो जाता था, कभी कभी कुछ और चीज़ें भी हो जाती थीं। वो रहता कहाँ पर है? वो तो मुझे नहीं पता। एक दूसरे को कब से जानते हो तुम दोनों? 5 साल से, या शायद 6 साल भी हो सकते हैं। और तुम्हें उसका ठिकाना तक नहीं पता? उसने कभी बताया ही नहीं। वो अक्सर तुम्हारे घर आता था जेम्स, लेकिन तुम कभी उसके घर नहीं गए? नहीं, वही इधर आ जाता था। उसका फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, वो बस यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी मुझसे मिल जाता था। क्या तुम दोनों काफ़ी गहरे दोस्त थे? हाँ थे। इतने गहरे कि उसे 14 साल पहले जो हुआ उसके बारे में भी तुम बता सको? इस बार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। हेलन ने जोर देकर पूछा, बोलो, तुमने उसे बताया था क्या इस बारे में? बार ने ना हामी भरी और ना ही इनकार किया। मुझे बड़ी ही हैरानी है जेम्स कि कोई आदमी ये नहीं जानता हो सकता कि उसका खास दोस्त रहता कहाँ पर है, और वो भी इतना करीबी दोस्त जैसा कि चार्ली तुम्हारा है। बार ने धीमे स्वर में जवाब दिया, असल में मैंने कभी इस बात पर जोर ही नहीं दिया। मैं बस इसी बात को अपनी खुशनसीबी मानता था कि मेरे पास एक दोस्त था। फालतू के सवाल पूछकर मैं अपनी दोस्ती में दरार नहीं डालना चाहता था। भाग 12। गवाही देकर बाहर निकलती आइलीन हटन को कोर्ट हाउस के बाहर ही एमरसन ने रोक लिया और उससे जैक रीचर के बारे में तमाम सवाल जवाब किए। उसे बड़ी ही आसानी से गच्चा देकर आइलीन वहां से खिसक गई। दूसरी तरफ भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाती हुई पुलिस की एक कार मोटर कोर्ट होटल के सामने पहुंचकर रुकी। एक पुलिस वाले ने अंदर जाकर क्लर्क को एक फ्लायर दिया और कहा, अगर ये आदमी कहीं दिखाई दे तो फौरन हमें खबर करना। क्लर्क ने अपने सामने रखे फोटो को देखते हुए कहा, ये आदमी तो यही है, लेकिन इसका नाम हेफनर है, रीचर नहीं। पिछली रात मैंने उसे कमरा नंबर 8 दिया था। पुलिस वाला हैरान सा बोला, क्या वो अभी यहीं पर है? ये तो पता नहीं सर, वो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं कहीं आता जाता रहता है। उसने ये कमरा कब तक के लिए बुक किया है? एक ही रात का किराया दिया था उसने, लेकिन अभी तक चाबी लौटाई नहीं है, तो शायद हो सकता है आज की रात भी इधर ही रुकने वाला हो। पुलिस वाले ने दरवाजे के पास जाकर अपने साथी को इशारा किया। कार का इंजन बंद करके उसका साथी भी अंदर उसके पास पहुंच गया। दोनों बड़ी ही फुर्ती से कमरा नंबर 8 तक पहुंचे और हाथों में अपनी गनें लेकर तनकर खड़े हो गए। फिर एक पुलिस वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने दोबारा खटखटाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। क्लर्क से मास्टर की लेकर पुलिस वाले ने सावधानी से चाबी ताले में घुमाई और फिर आहिस्ता से दरवाजे में 1 इंच के करीब झिर्री पैदा की। फिर एक झटके से पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। कमरा पूरी तरह से खाली था और सामान के नाम पर सिर्फ एक रेज़र, शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट के अलावा कमरे में और कुछ नहीं था। ज़्यादा सामान लेकर चलता नहीं दिखाई देता ये आदमी, लेकिन अभी तक चेकआउट नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि एक बार तो लौटकर यहाँ आएगा ही। अध्याय 10। रीचर मैरियट स्वीट्स के कमरा नंबर 310 में सोया हुआ था। वो और हटन कॉफ़ी शॉप में बातें करते करते इतना खो गए थे कि कोर्ट हाउस में अपने अपॉइंटमेंट के लिए हटन करीब करीब लेट ही हो गई थी। 4 बजने में 5 मिनट पर उसने अपनी घड़ी देखी थी और उसकी तरफ अपने कमरे का की कार्ड फेंकते हुए बोली थी कि वो उसका बैग कमरे में रख दे। फिर वो तेज़ी से भागती हुई बाहर निकल गई थी। रीचर उसका बैग लेकर उसके कमरे में आ गया था और वहाँ आराम से सो गया था, क्योंकि ये एक पुराना फौजी नियम था कि जब भी मौका मिले सो जाओ, क्योंकि फिर पता नहीं दोबारा सोना कब नसीब हो। दूसरी तरफ एमरसन की योजना एकदम सीधी थी। उसने डोना बियांका को कमरा नंबर 7 में रख छोड़ा था और 2 पुलिस वालों को कमरा नंबर 9 में। पुलिस की 3-4 गाड़ियां होटल से कुछ ही दूरी पर खड़ी थीं।
इसके साथ उसने क्लर्क को भी जागते रहकर खिड़की से नज़र रखने को कहा था और ये भी कि जैसे ही हेफनर नाम का वो आदमी होटल में घुसता नजर आए वो तुरंत कमरा नंबर 7 में बियांका को खबर कर दे। भाग 2। आइलीन हटन 4:30 बजे वापस मैरियट लौटी। अपने कमरे में जाकर उसने देखा कि रीचर उस वक्त उसके कमरे में ही मौजूद था। उसने अपने पर्स को खंगाला और उसमें से वो कार्ड निकालकर रीचर को दिखाया जो एमरसन ने उससे बात करने के बाद उसे दिया था कि अगर आइलीन को कहीं जैक रीचर दिखाई दे तो वो उस कार्ड पर लिखे नंबरों पर एमरसन को खबर कर दे। रीचर ने कार्ड लेकर अपनी बैक पॉकेट में डाल लिया, कॉकटेल नैपकिन पर लिखे हेलन रॉडिन के नंबर के साथ। फिर वो मुस्कुराया और बोला, मैं उनका इकलौता सस्पेक्ट हूँ और लगता है इसीलिए वो इस बात को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। खैर जो भी हो, अभी चलता हूँ, बाद में आऊँगा। और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। भाग 3। रीचर हटन के स्वीट से निकला और लिफ्ट का इस्तेमाल न करके सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरा। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर वो लॉबी में ना जाकर पीछे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। कॉरिडोर के सिरे पर एक फायर एग्जिट था। वो उसके दरवाजे पर पहुंचा और इंच भर उसे खोलकर दरवाजे और चौखट के बीच टांग अड़ाकर खड़ा रहा। फिर उसने जेब से हटन का दिया एमरसन का कार्ड निकाला और उसे लंबाई में 2 भागों में फाड़कर नाम वाले हिस्से को 4 बार मोड़ दिया। मुड़े हुए हिस्से को उसने दरवाजे के लॉक में लगे बटन नुमा टंग को दबाकर उसके बीच में फंसा दिया और बाहर निकलकर दरवाजे को चौखट से लगाकर बंद कर दिया। फिर वो गली में पहुंचा। फुटपाथ पर अब काफ़ी भीड़ बढ़ने लगी थी और सड़कों पर ट्रैफिक का रेला उमड़ने लगा था। ऊंचे हाईवे के पास पहुंचकर वो मुड़ गया और उस वक्त 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब कई मोड़ों से गुजरता हुआ वो पार्किंग गैराज के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर आ पहुंचा। पूरे रास्ते वो इस बात का भी ध्यान रखता आया था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। वहां से वो रैंप पर चढ़ गया और उसने सिक्योरिटी कैमरे के लेंस को देखा। वो 2 कंक्रीट बीमों के कोने में काफ़ी ऊंचाई पर लगा हुआ था। कायदे से इसे थोड़ा नीचे होना चाहिए था, नंबर प्लेट देखी जा सकने जितनी ऊंचाई पर। वहां से वो दूसरे फ्लोर पर पहुंचा और एकदम पिछले सिरे पर चला गया। गैराज अब भी शांत था लेकिन भरा हुआ था। पार्किंग की वो जगह जो जेम्स बार ने इस्तेमाल की थी वो भी भरी हुई थी। गैराज की पुरानी और नई इमारत की बाउंड्री पर 3 टेप लगे हुए थे जो पुलिस द्वारा लगाए गए थे। ये नीले और सफ़ेद रंग के टेप थे। उसने हाथ आगे बढ़ाकर टेपों को उठाया और झुककर उस जगह को पार किया। उसे एक बार भी घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही जीन्स घिसने की और ना ही किसी तरह के कोई रेशे और धागे वहां छोड़ने की। वो जेम्स बार से 6 इंच लंबा था और उसे भी ज़मीन पर झुककर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसका मतलब सारे सबूत इस तरह छूटे थे मानो बार का इरादा उनको जानबूझकर छोड़ना ही रहा हो। फिर वो 35 कदम चलकर उत्तर पूर्वी कोने में पहुंचा। दीवार से 6 फुट पहले रुककर उसने नीचे दाईं तरफ देखा। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, यानी पिलर से सटकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो वहीं खड़ा देखता रहा। लोग सरकारी दफ्तरों से काफ़ी तादाद में बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग जल्दी जल्दी तेज़ कदमों से और कुछ धीरे धीरे। कोई भी उस तरफ नहीं जा रहा था जहां मौतें हुई थीं। वहां पड़े फूल वगैरह उन्हें उस घटना की याद दिला देते थे। रीचर ने अपनी कल्पना में उनको सीधे आगे की तरफ बढ़ते देखा। तंग गली के मुहाने पर उनकी चाल धीमी पड़ गई थी, लेकिन बहुत धीमी नहीं, और वो काफ़ी पास भी थे। ये स्थिति किसी भी स्नाइपर के लिए थोड़ी मुश्किल थी। लंबी राइफल के इस्तेमाल का एक सिद्धांत होता है। 100 गज के फासले पर आसमान पर उड़ता पक्षी सामने सिर्फ 6 गज के फासले पर उसी रफ्तार से उड़ते पक्षी के मुकाबले कहीं आसान निशाना होता था। 6 गज वाला तो करीब करीब असंभव निशाना था। उसने अपनी कल्पना में लोगों को दाएं से बाएं जाते देखा। फिर उसने अपनी एक आंख बंद की और अपनी उंगली बंदूक की नाल की तरह उस दिशा में उठाई। क्लिक 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 क्लिक। 6 निशाने, 4 सेकेंड्स, रफ्तार के साथ। मुश्किल परिस्थिति, तनाव, देख लिए जाने का डर, खतरा। 6 फायर हुए थे जिसमें से एक चूक गया था। लेकिन रीचर जानता था कि ट्रेंड स्नाइपर अपने कौशल को कभी नहीं भूलते। इस अंधेरी सी जगह पर कुछ ठंडक सी थी। कुवैत सिटी में चिलचिलाहट भरी गर्मी थी। तपती गर्म धूल हवा के साथ हर समय उड़ती रहती थी। पार्किंग गैराज में खड़े रीचर को पसीना आने लगा था। नीचे गली में देखने पर आंखें चौंधिया रही थीं।
जानलेवा गर्मी थी, जैसे कोई भट्टी दहक रही हो। कुवैत सिटी में भीषण गर्मी, वहाँ 4 शॉट्स, यहाँ 6 शॉट्स, 4 सेकंड्स में 6 शॉट्स। रीचर ने एक बार ये देखने की कोशिश की कि सामने कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो वापस मुड़ा और पुलिस टेप को पार करके रैंप से होता हुआ नीचे उतर आया। फिर सड़क पर पहुंचकर हाईवे के नीचे नीचे छाया में चलता हुआ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। लाइब्रेरी के रिसेप्शन तक जाने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि अगर एमरसन ने वांटेड नोटिस बांटने शुरू कर भी दिए होते तो सबसे पहले ये पोस्ट ऑफिस, बार और होटलों तक पहुंचने थे। लाइब्रेरी तक अभी उनके पहुंचने में समय था। लॉबी तक वो सुरक्षित पहुंच गया और वहां से पे फोन बूथ पर जाकर उसने हेलन रॉडिन का नंबर डायल किया। उधर से जवाब मिलने पर उसने पूछा, क्या तुम अकेली हो? हाँ, लेकिन तुम मुसीबत में हो रीचर। तुम्हें किसने बताया? मेरे डैडी ने। तुमको उनकी बात पर यकीन है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। लेकिन लॉबी में एक पुलिस वाला है रीचर। मुझे पता है, और इसीलिए मैं गैराज के रास्ते से आऊँगा। फिर फ़ोन बंद करके वो बगल के रास्ते से बाहर निकल गया और हाईवे के नीचे नीचे चलता काले शीशों वाली बिल्डिंग के ठीक पीछे पहुंच गया। वहां पर रैंप बना हुआ था। वो लिफ्ट तक आया और उसने कॉल बटन दबा दिया। 5:30 बज चुके थे। लोग बाहर आना शुरू हो चुके थे। नीचे आने वाली लिफ्ट का लॉबी लेवल पर रुकना निश्चित था। ऊपर को जाते हुए शायद वो ना रुकती, उसने सोचा। लिफ्ट नीचे गैराज में आई और उसमें से 3 लोग बाहर निकलकर आगे बढ़ गए। रीचर ने अंदर जाकर चौथी मंजिल का बटन दबाया और पीछे को खिसक गया। 1 फ्लोर ऊपर जाकर लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा खुला और पुलिस वाला ठीक उसके सामने था, लिफ्ट से 4 फुट के फासले पर ही। उसका मुंह दूसरी तरफ था। एक और आदमी उस वक्त लिफ्ट में सवार हुआ। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन हौले से सिर हिलाकर खड़ा हो गया। रीचर ने भी सिर हिला दिया। उसने 7 नंबर का बटन दबाया। दरवाज़ा अभी भी खुला था और पुलिस वाला गलियारे में देख रहा था। नए आए आदमी ने फिर कोई बटन दबाया। पुलिस वाला हिला। उसने अपने सिर से हैट उतारा और सिर पर हाथ फिराने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर चल पड़ी। रीचर चौथी मंजिल पर उतर गया और घर लौट रहे लोगों की भीड़ से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। हेलन दरवाज़ा खोले उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके अंदर आते ही उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो बोली, अब ये बात तो पूरी तरह से साबित हो गई है कि पपेट मास्टर वाकई तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। हाँ, ये तो है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। सैंडी को मारकर उसने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सच तो ये है कि वो लड़की मुझे अच्छी लगती थी। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी वो। उसकी हत्या करने वाले को मैं यूं छोड़कर जाने वाला नहीं हूं अब। लेकिन क्या तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक रहेगा? हाँ, सुरक्षित तो है, लेकिन अब मैं पहले के मुकाबले थोड़ा सा बंध गया हूँ। अब उतना खुलकर कुछ नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए अब ज़्यादातर काम तुम्हें ही करना होगा हेलन। हेलन उसे लेकर भीतरी ऑफिस में आ गई और एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मैंने पहले ही काम शुरू कर दिया है। मैंने रोज़मेरी से बात की थी और बार के पड़ोसियों से भी। फिर मैं हॉस्पिटल भी गई थी। मुझे लगता है कि हमें चार्ली नाम के आदमी को ढूंढना चाहिए। उसका छोटा कद है और काले ब्रश की तरह खड़े बाल हैं। गन्स में काफ़ी रुचि रखता है और मुझे ये भी लगता है कि वो अपनी पहचान छिपा कर रखना चाहता है। उसे ढूंढना आसान काम नहीं होने वाला। वो कितने टाइम से बार के टच में था? रीचर ने पूछा। 5-6 साल से। उसका इकलौता दोस्त था, बार ने खुद मुझे बताया है। और ये भी कि बार ज़ेब ओलिवर को नहीं जानता है और ना ही वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। क्या इस चार्ली को कुवैत सिटी के बारे में पता है हेलन? हाँ, मेरे ख्याल से उसे पता है। बार की बातों से मुझे ऐसा ही लगा था। और ये रहता कहाँ है? रीचर ने पूछा। बार को उसके रहने की जगह के बारे में कुछ नहीं पता। वो बस उसे इधर उधर यूं ही मिलता रहता था, कभी भी किसी भी समय टपक पड़ता था। अच्छा ये बताओ, क्या आइलीन हटन से तुम्हारी बात हुई? हाँ, हो गई है और उसकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं है। आर्मी अपना मुंह बंद रखने वाली है, रीचर ने बताया। और तुम्हारा पीछा करने वाले उस सूट वाले आदमी की कोई खबर? नहीं, वो दोबारा मुझे नहीं दिखा। उन लोगों ने शायद उसे हटा लिया है, रीचर ने कहा। तो मतलब अब हम यूं ही हवा में लठ मार रहे हैं? नहीं, अब हम पहले से ज़्यादा जानते हैं हेलन। अब कम से कम काफ़ी तस्वीर हमारे सामने साफ है। हमारे पास 4 लोग हैं। 1 सूट वाला बुढ़ा, 2 चार्ली, 3
कोई ऐसा जो काफ़ी लंबा चौड़ा और ताकतवर है और उल्टे हाथ का इस्तेमाल करता है। इसी आदमी ने कल रात सैंडी को मारा है, क्योंकि जो सूट वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा है और ये चार्ली भी हल्का फुल्का सा ही नज़र आता है। लड़की के सिर पर जो वार हुआ है वो उल्टे हाथ का बहुत ही मजबूत वार है। उसे कर पाना इन दोनों के ही बस की बात नहीं लगती। और चौथा आदमी है खुद पपेट मास्टर, जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम कर रहा है, योजनाएं बना रहा है और डोरी खींचकर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। हेलन ने कहा, लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे कैसे रिचर? अगर उसने उस सूट वाले आदमी को हटा लिया है तो हो सकता है उसने चार्ली को भी हटा लिया हो। वो लोग बहुत ही सोच समझकर चालें चल रहे हैं। एक दूसरा रास्ता भी है हेलन, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है। और क्या है वो रास्ता? हेलन ने उत्सुकता से पूछा। देखो, हम कोई ऐसी चीज़ को छोड़ रहे हैं जो बहुत ही खास है। हम लोग बात के गलत सिरे को देख रहे हैं। हमारा सारा ध्यान इस बात पर है कि बंदूक को चलाया किसने, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा गहराई से सोचना चाहिए। जेम्स बार ने कुवैत सिटी में 4 फायर किए थे और यहाँ पर उसने 6 फायर किए। हेलन की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कहा, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? अगर यहाँ उसने 2 फायर ज़्यादा कर भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। थोड़ा गहराई में जाकर सोचो। सच तो ये है कि उसने यहाँ पर 2 फायर ज़्यादा नहीं किए, बल्कि यहाँ उसने 4 गोलियाँ कम चलाई हैं। अब ये क्या बकवास है रिचर? देखो हेलन, कुवैत सिटी में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती थी, दोपहर के टाइम तो झुलसा देने वाली। ऐसे में कोई बेवकूफ़ ही बाहर निकलने के बारे में सोच सकता था। गलियां तक सुनसान पड़ी रहती थी वहाँ पर। तो क्या हुआ? तो ये हुआ हेलन कि कुवैत सिटी में जेम्स बार ने नज़र आने वाले हर जिंदा इंसान को मार डाला था। 1, 2, 3, 4 और खेल खत्म। उन चारों के अलावा पूरी गली उजाड़ पड़ी हुई थी। इतनी जानलेवा गर्मी में सिर्फ उन्हीं चारों ने ही बाहर निकलने की बेवकूफ़ी की थी और बार ने चारों को मार गिराया था। उस समय मुझे यही बात तर्कसंगत लगी थी। वो गुलाबी धुंध को देखना चाहता था। मुझे लगा था कि एक बार ये इच्छा पूरी हो जाने पर वो रुक जाता, लेकिन वो थमा नहीं था। इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो तब तक मारता रहता जब तक एक भी टारगेट जिंदा रहता। और ठीक वही हुआ था। कुवैत सिटी में उसके सामने टारगेट ही नहीं बचे थे। लेकिन यहाँ पर बात अलग थी। यहाँ टारगेट्स खत्म नहीं हुए थे। उस समय उस तंग गली में करीब दर्जन भर टारगेट्स थे, या फिर शायद 15 भी। हर हाल में 10 से तो ज़्यादा ही रहे होंगे। और उसकी मैगजीन में 10 गोलियां थीं, लेकिन उसके बाद भी वो 6 गोलियां चलाकर रुक गया। अपनी गन में 4 गोलियां छोड़कर वो रुक गया। और यही मेरा पॉइंट है हेलन। कुवैत सिटी में उसने ज़्यादा से ज़्यादा गोलियां चलाईं जितनी वो चला सकता था, और यहाँ जितनी वो चला सकता था उससे 4 कम चलाईं। क्यों? ऐसे कौन से हालात थे जिन्होंने उसकी मानसिक हालत में इतना फ़र्क ला दिया? क्योंकि वो जल्दी में था इसलिए? हेलन ने कंधे उचकाते हुए कहा। नहीं, उसके पास ऑटो लोडर गन थी। वॉइस मेल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि 6 शॉट्स चलाने में उसे सिर्फ 4 सेकंड लगे थे। तो इसका मतलब वो 7 सेकंड में 10 गोलियां चला सकता था। 3 सेकंड के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैंने उससे हॉस्पिटल में पूछा था हेलन कि अगर उसे ये करना होता तो वो कैसे करता। तो उसने सोचकर मुझे बताया था कि वो हाईवे पर अपनी वैन पार्क करता, लाइब्रेरी के पीछे, फिर खिड़की का शीशा नीचे करता और मैगजीन को खाली कर देता। लेकिन सवाल ये है कि उसने मैगजीन खाली नहीं की। वो 6 गोलियां चलाकर रुक गया, ठंडे दिमाग से, पूरे विवेक के साथ। और यही बात पूरी कैलकुलेशन को गलत साबित कर रही है। वो कोई सिरफिरा नहीं था जिसका मकसद शहर वालों को आतंकित करना था। ना ही वो कोई ऐसा सनकी था जिसे लोगों को ऐसे मारकर बड़ा आनंद मिलने वाला था। ये रैंडम किलिंग नहीं थी हेलन, किसी भी कीमत पर नहीं, बल्कि इसकी एक खास तर्कसंगत पुख्ता वजह थी। इसलिए अब हमें नए एंगल से सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि ये पूरा खेल विक्टिम्स के बारे में है, ना कि शूटर के बारे में। वो सिर्फ कुछ बदकिस्मत लोग नहीं थे जो अपनी खराब किस्मत की वजह से एक गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे। वो लोग सोच समझकर चुने हुए टारगेट थे। और जैसे ही वो टारगेट गिरे, बार ने अपना तामझाम समेटा और वहां से निकल गया, 4 बची हुई गोलियों के साथ।
किसी सिरफिरे का काम ऐसा कभी नहीं हो सकता था, कतई नहीं हो सकता था। वो तब तक ट्रिगर दबाता रहता जब तक मैगजीन खाली नहीं हो जाती। इसीलिए ये कोई क्षणिक उन्माद नहीं था किसी का, ये कत्ल था, सोचा समझा और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया कत्ल। अब हमें ये देखना होगा कि ये विक्टिम्स कौन थे, और ये भी देखना होगा कि कौन उनको इस अंजाम तक पहुंचते हुए देखना चाहता था। यही बात हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी, और ये काम हमें जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और हम पहले ही 3 दिन गलत दिशा में ढूंढते हुए बिता चुके हैं। भाग 5। काउंटी हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल पर थका हुआ सा डॉक्टर अपना दोपहर का राउंड खत्म कर रहा था। सबसे आखिर में वो जेम्स बार के कमरे में गया। फिर उसने चार्ट देखा और अपना पेन निकाला। मशीनों की तरफ देखकर उसने मरीज की तरफ देखा। मरीज जाग रहा था और उसकी आंखें हिल रही थीं। डॉक्टर ने चार्ट पर लिखा, सतर्क है। फिर उसने पूछा, अभी ठीक महसूस कर रहे हो? कुछ खास नहीं डॉक्टर, बार ने जवाब दिया। डॉक्टर ने अगली लाइन लिखी, रिस्पॉन्ड करता है। बार की दाईं हथकड़ी बेड की पाटी से हल्के हल्के रगड़कर बार बार टनटनाहट पैदा कर रही थी। उसका दाहिना हाथ अपने आप कांप रहा था और हल्का सा हथेलियों की तरफ मुड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसे कहा, ये हाथ हिलाना बंद करो। नहीं कर सकता डॉक्टर। क्यों? ये होता ही रहता है। क्या अभी शुरू हुआ है या पहले से ही था? 1-2 साल से है डॉक्टर। जब से होश में आए हो तब से नहीं है? जी नहीं। क्या तुम शराब पीते हो? जी नहीं, कभी कभी बस 1 आध घूंट, नींद आने के लिए। डॉक्टर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और चार्ट पर लगे लीवर फंक्शन टेस्ट्स वगैरह को देखा। दोनों टेस्ट्स में कोई खास बात नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। यह आदमी ड्रिंकर नहीं था, अल्कोहलिक भी नहीं। उसने अगला सवाल किया, क्या तुम हाल ही में किसी डॉक्टर के पास गए थे? जी नहीं, मेरा इंश्योरेंस नहीं है। क्या हाथों और टांगों में अकड़न भी है तुम्हें? जी हाँ, थोड़ी सी। क्या दूसरा हाथ भी ऐसे ही हिलता है? जी कभी कभार। डॉक्टर ने अपना पेन वापस निकाला और चार्ट के नीचे लिखा, दाहिने हाथ में थरथराहट, सिर की चोट के बाद से नहीं, अल्कोहलिज्म के लक्षण, हाथ पैरों में अकड़न, पीए की शुरुआत संभव है। मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? जेम्स बार ने पूछा। चुप रहो, डॉक्टर ने कहा और अपनी ड्यूटी खत्म करके चार्ट को अपनी जगह टांग कर कमरे से बाहर निकल गया। भाग 6। हेलन रॉडिन ने सबूतों वाले कार्टन खंगालने शुरू किए और जेम्स बार पर लगाए गए आरोपों का कागज़ निकाला। कानून के दूसरे कई तकनीकी उल्लंघनों के आरोप के साथ ही स्टेट ऑफ इंडियाना ने 5 हत्याओं को लिस्ट किया था और नियम के अनुसार सारे मरे हुए लोगों के नाम, लिंग, उम्र, पता और व्यवसाय भी दर्ज किए गए थे। हेलन ने उन कागज़ों को ध्यान से देखते हुए कहा, कोई साफ और सीधा कनेक्शन तो नज़र नहीं आ रहा इन लोगों में। रीचर ने जवाब दिया, मेरा ये मतलब नहीं था कि सारे लोग टारगेट थे। मेरा मतलब है कि शायद उनमें से कोई एक था या ज़्यादा से ज़्यादा 2। बाकी लोगों को पुलिस को गुमराह करने या विंडो ड्रेसिंग के तौर पर मारा गया। सोची समझी हत्या जिसे किसी सिरफिरे के सिरफिरेपन का जामा पहनाया गया, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, हेलन ने कहा। रीचर हाथ हिलाकर बाहर निकल गया और लुकता छिपता गैराज में आया। रैंप से होते हुए वो बाहर सड़क पर आया और हाईवे के नीचे पहुंचा। इस वक्त उसे एक पे फ़ोन की ज़रूरत थी। वो उसे मिला मार्था नाम के ग्रोसरी स्टोर के बगल में। ये स्टोर उस कपड़े वाले स्टोर से 2 ब्लॉक्स उत्तर में था जहां से रीचर ने कपड़े खरीदे थे। फिर उसने एमरसन के कार्ड का नंबर लिखा हुआ आधा फटा टुकड़ा निकाला और उस पर से देखकर एक नंबर डायल किया। फिर वो दीवार से कंधे टिकाकर खड़ा हो गया। अब वो गली के दोनों तरफ आराम से नज़र रख सकता था। उधर से आवाज़ आई, कौन? ये एमरसन की आवाज़ थी। रीचर ने कहा, ज़रा पहचानो तो कौन? ओह रीचर, तुम कहाँ हो? तुम्हारे ही शहर में हूँ। शहर में कहाँ? ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, सुना तो है। तो तुम्हें अपने आप को हमारे हवाले कर देना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता एमरसन। कोई बात नहीं, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। यानी तुमने मोटर कोर्ट को घेर लिया है ना? एमरसन ने कोई जवाब नहीं दिया। रीचर ने फिर कहा, अपने लोगों को वहीं रहने दो, हो सकता है मैं वापस लौट आऊँ।
या फिर ये भी हो सकता है कि मैं ना लौटूं। तुम लौटो या मत लौटो रीचर, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। सवाल ही नहीं उठता एमरसन, तुम इतने भी अच्छे नहीं हो अपने काम में। क्या पता हम तुम्हारी इस कॉल को ही ट्रेस कर रहे हों रीचर। तो तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ। मैं मार्था नाम के एक ग्रॉसरी स्टोर के बाहर से बोल रहा हूँ। चलो हम लोग एक सौदा करते हैं। तुम ये पता लगाओ कि पार्किंग गैराज में ट्रैफिक कोन किसने रखा था, और फिर मैं सरेंडर करने के बारे में सोचता हूँ। वो कोन तो बार ने ही रखा था, एमरसन ने कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो एमरसन कि उसने नहीं रखा था। उसकी वैन टेप्स में कहीं पर नहीं है। अरे तो उसने कोई दूसरी गाड़ी इस्तेमाल की होगी भाई। उसके पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं है एमरसन। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम इस आदमी को ढूंढ निकालते हो जिसने वो कोन रखा था, तो फिर मैं सामने आकर तुमसे बात करूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक क्लू भी देता हूँ। मेरे ख्याल से उस आदमी का नाम चार्ली है, ठिगना और तार जैसे काले बालों वाला। लेकिन मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है रीचर, एमरसन ने कहा। देखो एमरसन, मैंने उस लड़की को नहीं मारा है। मैं तो उसे पसंद करता था, और तुम्हें पता है कि कल रात मैं मेट्रोपोल में भी नहीं था। और एक बात और बता दूं तुम्हें कि मैं लेफ्टी नहीं हूँ, यानी मैं बाएं हाथ से काम नहीं करता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं रीचर, क्या कहना चाहते हो? एमरसन ने उलझे स्वर में कहा। बेलेंटोनियो से कहो कि मेडिकल एग्जामिनर से पूछे, वो तुम्हें समझा देगा। इतना कहकर रीचर ने फ़ोन बंद कर दिया और गली से निकलकर सड़क पार करके उत्तर की तरफ बढ़ गया। कोई आधा ब्लॉक चल के वो एक खाली पड़े प्लॉट में पड़े कंक्रीट लेन डिवाइडर्स के पीछे छुप गया। 6 मिनट बाद ही 2 क्रूज़र गाड़ियां मार्था स्टोर के सामने आकर रुकीं। 4 पुलिस वाले बाहर निकले और वहां हर तरफ उसे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उनमें से एक रेडियो पर बात करने लगा। फिर बातचीत बंद हो गई और पुलिस वाले एक तरफ चले गए। रीचर भी चुपचाप पूर्व की तरफ खिसक लिया और मैरियट की तरफ चल पड़ा। भाग 6। द जैक के दोनों हाथों में सिर्फ एक एक अंगूठा और एक एक उंगली ही बचे हुए थे। दाहिने हाथ में अंगूठे के पास की तर्जनी का एक ठूंठनुमा टुकड़ा बचा हुआ था, जो बर्फ और बहुत ज़्यादा ठंड में जमकर सड़ गई थी और काली पड़ गई थी। एक बार कड़ाके की ठंड में लाल सेना की पुरानी लाल ट्यूनिक पहने उसे हफ्ते भर खुले में रहना पड़ा था। उससे पहले जिसने उस ट्यूनिक को पहना था, उसकी बेल्ट में बंधी पानी की कैंटीन से रगड़ खा खाकर दाहिनी जेब का कपड़ा घिस गया था। इतनी मामूली सी चीज़ के चलते भी उसकी जान पर बन आई थी। उसका बायां हाथ तो बच गया था, लेकिन दायां नहीं बच पाया था। उसने पाया था कि छोटी उंगली के पास से शुरू होकर एक एक करके उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थी और सड़ने भी लगी थी। इससे पहले कि गैंग्रीन पूरे हाथ में फैलता, उसने जेब से हाथ निकालकर उसे उंगलियों को जमा देने वाली ठंड में खुला छोड़कर पूरी तरह से सुन्न हो जाने दिया था। फिर उसने एक एक करके उन उंगलियों को अपने ही दांतों से काट डाला था। सूखी टहनियों की तरह गिरती उन उंगलियों का टूटना उसे आज भी याद था। उसके बाएं हाथ में कनकी उंगली सलामत थी, लेकिन बीच की 3 उंगलियां गायब थीं। 2 एक बेरहम और सेडिस्ट ने बगीचे में काम आने वाली बड़ी कैंची से काट दी थीं, और तीसरी द जैक ने एक चम्मच के किनारों को धारदार बनाकर खुद ही काट डाली थी, ताकि वो किसी मशीन शॉप या किसी दूसरी जगह मजदूरी करने के लायक ना रहे। दोनों हाथों के इस तरह से नाकारा हो जाने के कारण द जैक की आज की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें पैदा हो गई थीं। सेल फोन कितने छोटे होते थे। लिंस्की का नंबर 10 डिजिट का था और उसे डायल कर पाना उसके लिए और भी मुश्किल था। द जैक कोई भी फ़ोन लंबे समय तक कभी नहीं रखता था, इसीलिए नंबर सेव करने का कोई मतलब नहीं था। ये पागलपन होता। किसी तरह बड़ी मुश्किलों से उसने नंबर मिलाया, फिर उसे दूसरे हाथ की हथेलियों में फंसाया और कप की तरह कान के पास रख लिया। उसे फ़ोन को कान से सटाकर रखने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी सुनने की ताकत अभी भी बहुत तेज़ थी, जो एक चमत्कार से कम नहीं थी। लिंस्की के फ़ोन उठाने पर द जैक ने कहा, वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे तुमसे अपनी सर्विलांस हटाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। कल रात वो मोटर कोर्ट होटल में था। उन लोगों ने होटल को घेर रखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो अब वापस आएगा। पुलिस वाले बस अंधेरे में ही हाथ पैर चला रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं अब? लिंस्की ने पूछा। तुम ढूंढो उसे। चेंको और व्लादिमीर को भी साथ में ले लो, और मैं रस्किन को भी भेज देता हूँ।
एक साथ मिलकर सब लोग काम करो और आज की रात ही उसे खोद निकालो, फिर मुझे फ़ोन करना। भाग 8। रीचर मैरियट से 2 ब्लॉक पहले ही रुक गया। उसे एमरसन के अगले कदम का पूरा अंदाज़ा था, क्योंकि वो खुद भी 13 सालों तक एमरसन रह चुका था। एमरसन ने मन ही मन पूरी लिस्ट तैयार कर ली होगी कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है, और उसके हाल फिलहाल के जानकारों के बारे में भी। इस लिस्ट में खाना खाने वाली जगहें भी ज़रूर शामिल रही होंगी। पहले वो उन सारी जगहों पर देखेगा और फिर वो हेलन और आइलिन हटन पर भी हाथ डाल सकता था। इसीलिए वो मैरियट जाने की बजाय रास्ते में ही रुक गया और छुपने की कोई जगह तलाशने लगा। एक जूतों की दुकान के पीछे उसे एक ऐसी जगह नजर आई। 3 तरफ से सिर के बराबर ऊंची एक ईंटों की दीवार के बीच एक कंधों जितनी ऊंचाई वाला प्लास्टिक का कचरे का ड्रम था। रीचर वहां पहुंचा और उसने पाया कि ड्रम के पीछे से कंधों को थोड़ा ड्रम के अंदर झुकाकर मैरियट के मेन गेट का करीब 1 गज हिस्सा देखा जा सकता था। उसे वहां कोई असुविधा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि आज तक उसके इस्तेमाल किए गए सारे कचरे के ड्रमों में ये सबसे अच्छी बास वाला था। इस ड्रम में से गत्ते के डिब्बों और नए जूतों की गंध आ रही थी। मछली स्टोर के पीछे रखे ड्रम से ये कई गुना बेहतर था। एमरसन अगर वाकई काबिल था तो उसे आधे घंटे से भी कम समय तक इस स्थिति में रहना था। ज़रूरत से ज़्यादा ही काबिल होता तो 20 मिनट से कुछ कम, और अगर कहीं वो औसत बुद्धि होता तो फिर 1 घंटे के आसपास। समय अभी ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन गलियां सुनसान हो गई थीं। कुछ ही लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। फिर ड्रम से आ रही नए जूतों की गंध ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो जूतों के बारे में सोचने लगा। उसके बोट शूज़ काफ़ी हल्के और मुलायम थे। उनका सोल भी काफ़ी पतला था। मियामी के लिए तो वो ठीक थे, लेकिन फ़िलहाल की स्थितियों में वो एकदम भी ठीक नहीं थे। वो कल्पना करने लगा कि काश उसके पैरों में कुछ ज़्यादा वज़नदार होता। फिर उसने दोबारा नीचे देखा। पीछे की ओर हल्का सा झूलकर दोनों पैरों को एक सीध में लाया और उसी गति से आगे आया और रुक गया। उसने दूसरे पैर के साथ ऐसा करने की कोशिश की और एकदम से थम गया। उसे अचानक ही कुछ याद आ गया था, कुछ ऐसा जो बेलेंटोनियो के जुटाए सबूतों में से था, कुछ ऐसा जो उन सैकड़ों छपे हुए कागज़ों में था। उसने फिर से सामने देखा। मैरियट के सामने उसे दिख रहे हिस्से के आसपास कुछ हलचल सी दिखी। वहाँ उसे 2 पुलिस वाले नजर आए जो आगे की तरफ जा रहे थे। उसने घड़ी देखी, 23 मिनट हुए थे। वो मुस्कुराया। इसका मतलब एमरसन ठीक ठाक पुलिस वाला ही था। पुलिस वाले दरवाजे से भीतर चले गए। उनको 5 मिनट डेस्क क्लर्क के पास लगेंगे। डेस्क क्लर्क उनको हटन के रूम का नंबर दे देगा। फिर पुलिस वाले हटन के कमरे तक जाएंगे। फिर दरवाज़ा खटखटाकर अंदर जाएंगे। हटन को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि छुपाने को कुछ है ही नहीं। पुलिस वाले ताक झांक करेंगे, फिर वापस लौट आएंगे। शुरू से आखिर तक कुल मिलाकर 10 मिनट का तामझाम था ये। रीचर ने फिर अपनी घड़ी देखी और इंतज़ार करने लगा। पुलिस वाले 8 मिनट में ही बाहर आ गए। उनमें से एक ने रेडियो पर अपने नतीजे की खबर दी, फिर अगली जगह के बारे में निर्देश लिए। उनके जाते ही रीचर ने करीब 1 मिनट और इंतज़ार किया और फिर आइलिन हटन के कमरे की तरफ चल दिया। भाग 9। ग्रेगोर लिंस्की सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में फायर लेन के बीच गाड़ी खड़ी किए बैठा था। कुछ देर बाद उसने शीशे में रस्किन की कार को अपनी तरफ आते देखा। ये एक पुराने मॉडल की लिंकन कार थी। कार उसके पास आकर रुकी और रस्किन बाहर निकला। वो मॉस्को की गलियों में फिरने वाले दूसरे दर्जे के गुंडों जैसा था। सपाट चेहरा, ठिगना, बुझी बुझी सी आंखें और बदन पर सस्ती चमड़े की जैकेट। उम्र 41 के आसपास। लिंस्की की राय में वो बेवकूफ़ किस्म का था, लेकिन लाल सेना की अफ़गानिस्तान में हुई दुर्गति को झेल चुका था। ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। उससे कहीं ज़्यादा होशियार लोग वहाँ से साबुत नहीं लौटे थे, और कुछ तो लौटे ही नहीं थे। इस बात ने उसे विषम परिस्थितियों से जूझकर बाहर निकलने वाला योद्धा बना दिया था, और द ज़ेक की निगाह में इस बात की बड़ी अहमियत थी। रस्किन ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और लिंस्की के पीछे बैक सीट पर बैठ गया। फिर उसने एमरसन के छपाए 4 वांटेड पोस्टर्स लिंस्की की तरफ बढ़ा दिए। ये पोस्टर्स द ज़ेक ने भिजवाए थे। 2 मिनट बाद चेंको और व्लादिमीर भी दिखाई पड़े। चेंको अपनी कैडिलॉक पर था। उसने अपनी गाड़ी रस्किन की लिंकन के पीछे पार्क कर दी। फिर वो दोनों कार से निकलकर आगे बढ़े। एक ठिगना और काला, दूसरा लंबा चौड़ा और गोरा। वो भी लिंस्की की कार में सवार हो गए। लिंस्की ने उन तीनों को पोस्टर्स सौंपे और एक खुद के लिए रख लिया।
जबकि उसे पोस्टर की ज़रूरत भी नहीं थी। वो रीचर को पहले ही कई बार देख चुका था। फिर उसने कहा, हमें शुरू से सब कुछ करना है। पुलिस कहीं ना कहीं ध्यान देना ज़रूर भूल गई होगी। भाग 10। रीचर ने फायर एग्जिट का दरवाज़ा खोला और भीतर आकर लॉक में से कार्ड का मुड़ा हुआ हिस्सा निकालकर जेब में रख लिया। फिर लिफ्ट में सवार होकर वो तीसरे फ्लोर पर पहुंचा। हटन का स्वीट इसी फ्लोर पर था। उसके दरवाज़ा खटखटाते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। रीचर बड़े ही आराम से कमरे में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ ग्रेगोर लिंस्की पहले शहर के दक्षिण की तरफ गया, उस होटल को देखने जहां वकील और रीचर ने लंच किया था। फिर उसने गोदी के किनारे पर रीचर को ढूंढा। वहां से निकलकर पतली पतली गलियों का फेरा लगाया। हर गली के नुक्कड़ पर उसकी कैडलॉक रुकती थी और फिर आगे बढ़ जाती थी। ये एक धीमा चलने वाला बड़े ही सब्र का काम था। लेकिन शहर भी बहुत बड़ा नहीं था और भीड़ भाड़ भी उतनी नहीं थी, और ग्रेगोर लिंस्की का ये तजुर्बा था कि कोई भी हमेशा छुपा नहीं रह सकता। चेंको और व्लादिमीर एक साथ थे और वो भी जगह जगह की खाक छान रहे थे। रस्किन पैदल ही इस काम में जुटा हुआ था, लेकिन अभी तक चारों में से किसी को भी अपने काम में सफलता नहीं मिली थी। भाग 11। हटन के साथ डिनर करके रीचर ने उससे विदा ली और वॉशिंगटन आकर उससे मिलने का वादा करके वो होटल के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर वो लॉबी से घूमा और फायर एग्जिट वाले दरवाजे से बाहर निकला। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में फुटपाथ पर चलने लगा। रस्किन ने फौरन उसे पहचान लिया। उस समय वो रीचर से 30 गज के फासले पर तेज कदमों से चलता हुआ पीछे की ओर से मैरियट की तरफ जा रहा था। उसने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में शीशे की चमक देखी थी। फिर उसने पाया था कि एक फायर एग्जिट का दरवाज़ा धीरे से खुला था। फिर उसने एक लंबे आदमी को बाहर कदम रखते देखा। लंबा आदमी कुछ देर ठिठका रहा। फिर उसने पीछे घूमकर दरवाज़ा बंद किया और तेज़ तेज़ कदमों से चल पड़ा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक पल के लिए उस आदमी का चेहरा उसे साफ नजर आया, और ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि ये वही आदमी था जिसे वो ढूंढ रहा था, यानी जैक रीचर, जिसका स्केच लिए वो इतनी देर से मारा मारा फिर रहा था। वो अंधेरे में छिप गया और उसे देखता रहा। तेज चाल से चलता हुआ रीचर पार्किंग लॉट से बाहर निकलकर एक बार के लिए फिर ठिठक गया। इस वक्त रस्किन रीचर से बस 20 गज के फासले पर था। रस्किन ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और रीचर को करीब 40 गज के फासले तक निकल जाने दिया। फिर उसने उसका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते ही उसने जेब से सेलफोन निकालकर ग्रेगोर लिंस्की का नंबर डायल किया। लिंस्की, मुझे वो मिल गया है। अभी सड़क पर चल रहा है, मैरियट से पश्चिम की तरफ, कोर्ट हाउस के नज़दीक पहुंचने वाला है। वो जा कहाँ रहा है? लिंस्की ने पूछा। 1 मिनट रुको, होल्ड करो। रीचर एक कोने पर रुक गया था और दाएं बाएं देखने लगा था। फिर वो दाईं तरफ ऊंचे हाईवे की छाया की तरफ बढ़ गया। रस्किन फिर से फुसफुसाया। अब वो उत्तर की तरफ मुड़ गया है, शायद स्पोर्ट्स बार की तरफ। ठीक है, हम लोग वहाँ से 50 गज के फासले पर रुकते हैं। 3 मिनट में दोबारा कॉल करना और उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना, लिंस्की ने कहा और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही लिंस्की ने फ़ौरन चेंको और व्लादिमीर को फ़ोन किया और उनको फ़ौरन स्पोर्ट्स बार से 50 गज पहले उत्तर की तरफ पहुंचने को कहा। फिर उसने द ज़ेक को फ़ोन किया। वो मिल गया है, उसने बताया। डाउनटाउन के उत्तरी हिस्से में जा रहा है। रस्किन उसके पीछे लगा है और अभी वो एक गली में है। द ज़ेक एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, तब तक कुछ मत करना जब तक वो कहीं पहुंच ना जाए। फिर चेंको से कहना कि पुलिस को फ़ोन कर दे। उसके बोलने का तरीका यहाँ के लोकल लोगों की ही तरह का है। पूछे जाने पर वो कह सकता है कि वो कोई बारटेंडर या डेस्क क्लर्क है। भाग 12। रस्किन ने 40 गज का फासला बनाए रखा। लिंस्की को दोबारा कॉल करके उसने कनेक्शन को चालू रखा था। रीचर अपनी पहले जैसी ही चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे रुकना पड़ा क्योंकि रीचर रुक गया था। रस्किन धीरे से अंधेरे में खिसक गया। रीचर ने दाईं ओर देखा और फिर बाईं ओर एक इमारत के पीछे गली में मुड़ गया। रस्किन फ़ोन पर फुसफुसाया। वो फिर से पश्चिम की तरफ जा रहा है। क्या स्पोर्ट्स बार की तरफ? लिंस्की ने पूछा। पता नहीं, शायद मोटर कोर्ट। ठीक है, जो भी हो, हमारा काम तो हो ही जाएगा। तुम थोड़ा आगे बढ़ो, वो गायब नहीं होना चाहिए, लिंस्की ने कहा। रस्किन तेज़ कदमों से 10 कदम आगे बढ़ा और मोड़ पर आकर रुक गया। इमारत के कोने से उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं।
ये एक समस्या पैदा हो गई थी। रास्ता लंबा चौड़ा और सीधा था और दूर के किनारे पर 4 लेन जो हाईवे पर जाता था उसके पास रोशनी में डूबा था, इसीलिए उसे सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि रीचर वहाँ कहीं नहीं था। वो पूरी तरह से गायब हो गया था। अध्याय 11। मैरियट के फायर एग्जिट से बाहर आते ही रीचर की नज़र उस चमड़े की जैकेट वाले आदमी पर पड़ गई थी। ना दिखने का कोई सवाल ही नहीं था। 30 गज के फासले पर खंबे पर लगे लैंपों की रोशनी में उसने उसे साफ साफ देख लिया था। फिर उसे प्रतिक्रिया करते और ठिठकते हुए भी देखा था। रीचर मन ही मन सोच रहा था कि ये कौन हो सकता था। ये कॉकेशियन मध्यम कद का लाल चेहरे वाला हल्के भूरे बालों वाला आदमी कौन था? क्या कोई पुलिस वाला? वो नहीं हो सकता था। कारण था उसकी जैकेट। ये जैकेट विदेशी थी, पूर्वी यूरोपियन, रशियन, बल्गेरियन, एस्टोनियन, इनमें से किसी भी जगह की हो सकती थी। इसीलिए यह आदमी पुलिस वाला तो कतई नहीं था। ये चार्ली भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये आदमी कद में ठिगना नहीं था। इसके काले बाल भी नहीं थे। ये डील डॉल में बहुत भारी भरकम भी नहीं था। इसीलिए ये वो आदमी भी नहीं हो सकता था जिसने सैंडी को मारा था। तो इसका मतलब ये था कि ये उन सब के अलावा कोई और आदमी था, यानी 5वां दुश्मन। तो इसका मतलब दुश्मन 5 से भी ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन फ़िलहाल तो 4 नहीं 5 हो गए थे। चलते हुए रीचर मन ही मन सोच रहा था कि उससे कैसे निपटा जाए। उसका मनपसंद आइडिया तो ये था कि पीछे मुड़कर तुरंत दुश्मन को धूल चटा दी जाए, लेकिन उसने इस विचार को थोड़ी देर तक थाम कर रखने का फैसला किया। वो चलता रहा, दाएं बाएं बाएं दाएं, अपना पूरा ध्यान अपने पीछे आने वाली आवाज़ों पर लगाए हुए। सेल फोन पर नंबर डायल करने की आवाज़ उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो चलता रहा। उसने फ़ोन पर बात किए जाने की आवाज़ भी सुनी। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते एक कोने के पास जाकर रुक गया। दाईं ओर देखा और बाईं ओर एक इमारत के पीछे बने चौराहे की तरफ मुड़ गया। फिर वो बेआवाज़ कदमों से दौड़ने लगा। रास्ता पार करके दाईं तरफ के फुटपाथ पर चढ़कर पहली गली छोड़कर दूसरी गली में घुस गया। अंधेरे में एक काले दरवाजे के पीछे जाकर वो छिप गया। ये दरवाज़ा किसी थिएटर या सिनेमा हॉल का था। सामने फुटपाथ पर उसके पीछा करने वाले के पैरों की आवाज़ आई। रीचर का अंदाज़ा था कि वो दाईं तरफ ही देखेगा, क्योंकि उसे खड़े हुए टारगेट की ही उम्मीद होती, और दरवाज़ा बाईं तरफ था। रीचर वहीं ठहरा रहा। पैरों की आवाज़ करीब आती गई। फिर उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। वो फुटपाथ पर धीरे धीरे चलता हुआ कुछ भ्रमित सा नज़र आ रहा था और चारों तरफ देख रहा था। उसने कानों पर फ़ोन भी सटा रखा था। फिर उसने रुक कर दाईं तरफ देखा, फिर नज़रें घुमाकर रीचर की दिशा में दरवाजे की तरफ। कुछ पल रुककर उसने फैसला किया कि उस ओर चेक किया जाए या नहीं। फिर वो केकड़े की तरह घूमता घामता मटकता हुआ सा सामने गली में घुसा और चारों तरफ नज़रें घुमाता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर वो रीचर की नज़रों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से उसके कदमों की आवाज़ आई, जो गली में और करीब आती गई। अब वो रीचर के इतना करीब पहुंच चुका था कि उसकी गंध भी रीचर को महसूस हो रही थी। वो रीचर से 4 फुट के फासले पर रुक गया। रीचर लेटा रहा और सोचने लगा, बस एक कदम और दोस्त, फिर अपने दोस्तों में हो से थे हो जाओगे तुम। वो आदमी थोड़ी देर तो अंधेरे में आंखें फाड़े देखता रहा, फिर मुड़कर वापस चल पड़ा। अब रीचर खड़ा होकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब हालात बदल चुके थे और अब शिकार शिकारी का पीछा कर रहा था। भाग 2। रस्किन तेजी से चलता हुआ अपने बाकी साथियों से जाकर मिला, जो स्पोर्ट्स बार से कुछ दूरी पर उसका इंतजार कर रहे थे। रीचर लगातार उसके पीछे था। वहां जाकर उसने अपने साथियों को सारी बात बताई। ग्रेगोर ने तुरंत द जैक को फ़ोन लगाया और कुछ सेकंड बाद ही फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो बोला, द जैक ने कहा है कि हमें तलाश जारी रखनी है। जहां रस्किन ने उसे आखिरी बार देखा है, उसी इलाके के आधे मील के दायरे में देखना है। द जैक सोकोलोव को भी भेज रहा है। उसका कहना है कि 5 लोग हो जाने पर सफलता के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो चेंको, तुम उत्तर में जाओ, व्लादिमीर दक्षिण की तरफ जाएगा, रस्किन वापस पूर्व में, और मैं पश्चिम की तरफ जाता हूँ। सोकोलोव जब आ जाएगा तो जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पहुँच जाएगा। रस्किन तेज़ कदमों से जिधर से आया था उधर ही वापस चल पड़ा। द जैक की योजना उसकी समझ में आ गई थी। रस्किन ने रीचर को 15 मिनट पहले देखा था और एक अच्छा खासा चौकन्ना आदमी
15 मिनट में आधे मील से ज़्यादा फासला तय नहीं कर सकता था। इस लिहाज से रीचर को उधर ही आसपास कहीं होना चाहिए था। वो चलता हुआ उठे हुए हाईवे तक आया और उसके सहारे सहारे आगे बढ़ता हुआ खाली पार्किंग लॉट में आ गया। फिर पार्किंग लॉट की दीवार के पास से वो मुड़ा और तभी मानो वो दीवार उसके ऊपर आ गिरी। कम से कम उस समय तो उसे यही महसूस हुआ। उसके सिर पर पीछे से जोरदार वार हुआ था और उसके पैर उखड़ से गए थे। तभी उसके ऊपर दूसरा वार हुआ और उसे नज़र आना बंद हो गया। वो आंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरा। बेहोश होने से पहले आखिरी चीज़ जो उसने महसूस की थी वो था एक हाथ जो उसकी जेबें टटोल रहा था। भाग 3। रीचर हाथ में मोबाइल थामे हाईवे के नीचे पहुंचा और अपने कंधे को एक खंभे से टिकाकर खड़ा हो गया। फिर उसने जेब से एमरसन के कार्ड का आधा फटा हुआ टुकड़ा निकाला और रोशनी में उसे देखकर नंबर मिलाया। उधर से एमरसन की आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ रीचर। क्या तुम्हारे पास पेन और कागज़ है? वो किस लिए? मेरी बात ध्यान से सुनो एमरसन, और जो मैं कहता हूँ वो सब नोट करो। फिर उसने दोनों कैडिलॉक के नंबर उसे नोट करवाए और बोला, मेरा अंदाज़ा है कि इनमें से एक कार शुक्रवार को गैराज में वो कौन रखने आई थी। नंबर चेक करो और सारे टेप्स भी। इधर उधर पूछताछ करवाओ। तुम्हें किसी ऐसी संस्था के बारे में पता चल सकता है जिसमें कम से कम 6 लोग हैं। कुछ नाम मैंने सुने हैं, रस्किन और सोकोलोव, जो निचले स्तर के कर्मचारी जैसे लगते हैं। फिर हैं चेंको और व्लादिमीर। ये व्लादिमीर कद काठी में बिल्कुल वैसा ही दिखता है जिस तरह के आदमी ने उस लड़की की जान ली थी। फिर एक और आदमी है जो उनके लीडर जैसा लगता है। उसका नाम मैं नहीं जानता। ये 60 के आसपास का है और रीढ़ की हड्डियों की उसे कोई पुरानी बीमारी है। उसने द जैक नाम के अपने किसी बॉस से बात भी की थी। ये सारे नाम तो रशियन हैं, सिर्फ जैक को छोड़कर, एमरसन ने कहा। लेकिन ये जैक नाम बड़ा अजीब सा है। रीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जैक नहीं है, ये द जैक है। यानी ये नाम नहीं, एक शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? एमरसन ने उलझे स्वर में पूछा। मतलब खोजो, कुछ इतिहास की किताबें भी खंगाल लो तो सब पता चल जाएगा। और हाँ, एक बात और एमरसन, मुझे लगता है कि ये चेंको नाम का आदमी ही चार्ली है, जेम्स बार का दोस्त। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रीचर? उसके हुलिये के कारण। ठिगना कद, सांवली रंगत और सिर पर काले ब्रश जैसे खड़े बाल। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जेम्स बार के दोस्त रशियन हैं? अरे अब मुझे क्या पता, तुम ही कुछ खोज खबर निकालो, रीचर ने कहा। हम अपना ऑलरेडी ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी तक किसी ने भी उसके किसी रशियन दोस्त के बारे में हमें नहीं बताया है, एमरसन ने तीखे स्वर में कहा। देखो एमरसन, बोलचाल से वो आदमी अमेरिकन लगता है और मेरा ये भी अंदाज़ा है कि शुक्रवार वाले कांड में इसका पूरा हाथ है। शायद ये पूरा ग्रुप ही इसमें शामिल है। मुझे अभी पक्का इस बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं जल्दी ही पता लगा लूँगा। कल फिर से फ़ोन करूँगा तुमको। अरे लेकिन तुम हो कहाँ पर रीचर? तुम्हारे नज़दीक ही हूँ, लेकिन तुम्हारी पकड़ में आने वाला नहीं हूँ। इसलिए जाओ और सो जाओ डिटेक्टिव। फिर उसने फ़ोन काट दिया और हेलन रॉडिन का नंबर मिलाया। कौन? उधर से हेलन की आवाज़ आई। मैं रीचर। कहाँ हो तुम रीचर? आज़ाद हूँ और सेफ भी हूँ। मुझे थोड़ी कामयाबी भी मिली है। मैंने चार्ली को देखा है। मैंने एमरसन को उसकी गाड़ी का नंबर दे दिया है। तुम बताओ, तुम्हारी तरफ से क्या रिपोर्ट है? कुछ हाथ लगा? नहीं, अभी तक तो नहीं रीचर। मुझे बस 5 नाम ही मिले हैं और ऐसी कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही कि कोई क्यों जेम्स बार को उनमें से किसी एक को भी मारने के लिए कहेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें फ्रैंकलिन से मिलना चाहिए हेलन। इस बात की पूरी छानबीन करनी होगी। लेकिन मैं फ्रैंकलिन को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ रीचर। अच्छा ठीक है, मुझे केंटकी वाला एड्रेस दो जहाँ पर जेम्स बार शूटिंग प्रैक्टिस के लिए जाया करता था। हेलन ने थोड़े कागज़ उल्टे पुल्टे और फिर एक पता रीचर को नोट करवा दिया। फिर उसने पूछा, ये केंटकी अचानक बीच में कहाँ से आ गया? तभी रीचर को गली में एक कार की आवाज़ सुनाई दी, उसके एकदम नज़दीक ही। उसने खंभे की ओट से देखा। ये एक पुलिस पेट्रोल कार थी जो लाइटें बुझाए बिना आवाज़ किए उसी की तरफ बढ़ रही थी। उसने फुर्ती से फ़ोन पर कहा, फ़िलहाल चलता हूँ, बाय, और फ़ोन को काट कर उसे खंभे की जड़ के पास धीरे से डाल दिया। इसका मतलब एमरसन ने उसका फ़ोन ट्रैक कर लिया था। फिर वो धीरे से वहाँ से खिसका और दक्षिण की तरफ चल दिया। 10 मिनट बाद ही वो फर्स्ट स्ट्रीट की पार्किंग में था।
उसे पता था कि यहाँ उसे क्या करना है। उसने बड़े ही आराम से एन यानी की गाड़ी को ढूंढा, अपनी जेब में पड़ी एक पिन की मदद से उसका साइड का दरवाज़ा खोला। फिर वो गाड़ी के अंदर घुसा और पैसेंजर सीट पर बैठकर सीट को पीछे की तरफ गिराकर वो उस पर आराम से लेट गया। कार में घुसने से पहले उसने पार्किंग के एक कोने में पड़ी एक बेकार पुरानी छोटी सी रॉड भी उठाकर अपनी शर्ट के नीचे छिपा ली थी। अब उसे 3 घंटे का इंतज़ार करना था। कार की आरामदायक सीट पर लेटकर वो सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि पुराना आर्मी का रूल था, जब भी मौका मिले सो लो। भाग 4। एमरसन ने सबसे पहले फ़ोन कंपनी से संपर्क किया और पता लगाया कि जिस नंबर से उसे कॉल आई थी वो सेल फोन से किया गया था। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ऑफ इंडियाना नाम की संस्था के नाम था। एमरसन ने फौरन एक जूनियर डिटेक्टिव को इस संस्था की खोज खबर निकालने भेजा और फ़ोन कंपनी को इस सेल फोन को ट्रैक करने का निर्देश दिया। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ऑफ इंडियाना की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि वो बरमूडा के किसी ट्रस्ट की थी और उसका कोई लोकल एड्रेस नहीं था। लेकिन फ़ोन कंपनी से पता चला कि सेल फोन एक ही जगह स्थिर था और अचानक उस पर 3 नंबरों से और कॉल्स आई थीं। इसका मतलब था कि फ़ोन डाउनटाउन में ही था और उसे ढूंढना आसान था। फ़ोन कंपनी ने एक बड़े से सिटी मैप पर फ़ोन की लोकेशन मार्क करके एमरसन को फैक्स कर दी। वो उस फ़ोन के किसी होटल, बार या रेस्टोरेंट में होने की उम्मीद कर रहा था, जबकि वो फ़ोन हाईवे के नीचे एक खाली पार्किंग लॉट में पड़ा था। इस बात की पुष्टि 10 मिनट बाद ही हो गई, जब उसकी भेजी पेट्रोल कार के बंदे ने उसे सारी बात बताई। उसने औपचारिकतावश अपने कंप्यूटर पर रीचर के दिए दोनों कारों के नंबर चेक किए। ये काली कैडिलॉक के नंबर थे जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ऑफ इंडियाना के नाम रजिस्टर्ड थे। उसने एक कागज़ पर लिखा कोई जानकारी नहीं और उसे फाइल में डाल दिया। भाग 5। 11:40 पर NBC के क्रू के 8-10 लोग अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए लिफ्ट से नीचे उतरे। उनकी आवाज़ों से जैक रीचर की नींद खुल गई और वो अपनी सीट पर संभल कर बैठ गया। रॉड को उसने अपनी शर्ट के भीतर और भी सावधानी से छुपा लिया। एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से चले गए। आखिर में एन यानी आई। जैसे ही वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई कि उसकी आंखें जैसे फट पड़ने को हो गईं। रीचर ने फुर्ती से कहा, चुपचाप बैठी रहो, अगर चिल्लाई तो गोली मार दूंगा। उसने अपनी शर्ट के नीचे रखी उस छोटी सी रॉड को ढके ढके ही एन यानी की तरफ तान रखा था। यानी ने सहम कर थूक सटकते हुए अपनी ओर तनी उस आधा इंच चौड़ी लंबी नाल जैसी चीज़ को आंखें फाड़ कर देखा। चाबियां सामने कंसोल पर रख दो और ठीक से सीधी होकर बैठ जाओ, हाथ सिर के ऊपर। अगर मेरे कहने के अनुसार करती रहोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एन यानी ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ का बटन दबाकर कार को लॉक कर दिया। हिम्मत करके यानी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। मैं भी जानता हूँ। तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ लड़की कि तुम पुलित्ज़र प्राइज़ जीतो। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम एक कहानी सुनो, जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। कैसी कहानी? सबसे पहले तो ये देखो। इतना कहकर रीचर ने अपनी शर्ट उठाकर रॉड बाहर निकाल ली। यानी ने उसे हैरत से देखा। ये मैंने यहीं पार्किंग से ली है, गन नहीं है, और मैं गाड़ी भी खोल देता हूँ। अगर तुम जाना चाहो तो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हो, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुम गई तो मैं भी चला जाऊँगा और फिर तुम वो लाजवाब कहानी भी नहीं जान पाओगी जो मेरे पास है। कोई और इसे फ़ौरन लपक लेगा। अब तक यानी की हिम्मत वापस लौट आई थी। उसने बड़े ही ठसके से कहा, हम पूरी रात तुम्हारा फ़ोटो टीवी पर दिखाते रहे हैं। तुम अलेक्जेंड्रा के कातिल हो। नहीं यानी, मैंने उसे नहीं मारा और ये बात भी मेरी कहानी का ही एक हिस्सा है। कौन सी कहानी? पिछले शुक्रवार को जो हुआ था वो वैसा नहीं था जैसा सबको दिख रहा है। यानी के चेहरे पर उकताहट के भाव आ गए। मैं अब कार से उतरने जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी ये फालतू बकवास नहीं सुननी है। नहीं, रुको यानी, तुम मत उतरो, मैं ही उतर जाता हूँ। और मैंने तुम्हें जो परेशान किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी। इसीलिए मैं उतर रहा हूँ और तुम दरवाजे लॉक कर लो, कार भी स्टार्ट कर लो, पैर ब्रेक पर जमा लो।
लेकिन अपनी खिड़की बस 1 इंच खोल लो, हम उसके ज़रिए बात कर सकते हैं, और जब तुम्हारा मन करे तुम मेरी बात को बीच में ही सुनना बंद करके जा सकती हो। इस बार यानी ने कुछ नहीं कहा, और जब रीचर उसकी खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ तो वो उसकी कहानी सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। रीचर ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा किस्सा सुनाया, एक एक चीज़ यानी को बता दी, हर एक घटना, हर एक नतीजा, हर संभावना, हर थ्योरी और हर अनुमान भी। आखिर में वो रुका और यानी के बोलने का इंतज़ार करने लगा। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जैक रीचर सीरीज़ के नॉवल वन शॉट का चौथा और आखिरी भाग।